अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। हुमा की तबीयत ज़रा नासाज हो गई है मज़दूरी कर कर के, तो उन्हें आज हमने छुट्टी दी है, लेकिन हम और आप तो आपको पता ही है साथ होते ही हैं। एनी हाउ, आज दुनिया भर में मज़दूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। एक छोटी सी बात, बहुत सी तकारीर होंगी, बहुत से सेमिनार्स होंगे, बहुत से लेक्चर्स आप या तो दे रहे होंगे या आपको सुनने को मिलेंगे। कहना आपसे ये है कि आपके ज़ेरे असर बस जो लोग आते हैं, अगर आप उनका ख्याल रखना शुरू कर दें तो बहुत से मसाइल लेबर क्लास के कम हो सकें। बहुत से मसाइल उन लोगों के जो इतने एफ्लुएंट नहीं हैं, जिन्हें आज भी तंगदस्ती गुर्बत का सामना है, कम हो सकें अगर उनके सरपरस्त उनकी रहनुमाई भी करें, उनका ख्याल भी रखें और उनकी ज़रूरियात को भी जितना हो सके पूरा करने की कोशिश करें। एट टाइम्स आप पैसे दे देते हैं और आपको लगता है कि एक दफ़ा पैसे दे के मामला सेटल हो जाएगा या इसको दोबारा कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और दोबारा आपका कोई वर्कर, कोई भी स्टाफ, कोई भी शख्स आपसे पैसे लेने के लिए आए तो आप ज़रा बरहम भी हो जाते हैं। लेकिन बात यह है कि जो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया रहनुमाई का, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी को जो आप पे डिपेंडेंट है गुर्बत की चक्की से निकालना चाहते हैं तो उसे कुछ ऐसे मशवरे दें जिससे उसकी आने वाली नस्लें वो ना कर रही हों जो आज वो खुद कर रहा है। जैसे कि आप उसकी बच्चों की तालीम में मदद कर सकते हैं, आप उसके बच्चों के कारोबार के सेटअप में कोई मदद कर सकते हैं, ताकि अगर आपके घर कोई काम वाली आके आपके घर सफाई वगैरह करती है तो उसकी बच्चियों को आगे से ये प्रोफेशन ना अपनाना पड़े, उनकी मौशी हालत बेहतर करने के लिए। चूँकि आप इस सारे सर्कल में, इस सोशल सेटअप में ज़्यादा पढ़े लिखे और ज़्यादा समझदार हैं। बस इतनी सी बात कहनी थी। तो नॉट ओनली विद द मनी दैट यू कैन हेल्प, यू कैन ऑल्सो प्रोवाइड some experience, learning और guidance to these people around you. So ये तो बात हो गई। आप हमें आज जियो पाकिस्तान टीवी पे लिख के बताइए कि आपने इस तरह का कुछ तजर्बा किया ज़िंदगी में, कि आपके इर्द गिर्द जो लोग मौजूद थे, अगर उन्हें पैसों की ज़रूरत थी तो वो आपने मदद की, लेकिन एट द सेम टाइम उनको साइकिल से निकालने के लिए क्या आपने उनकी रहनुमाई भी की या नहीं की। भाई, गवर्नमेंट और पीटीआई टॉक्स जो है ना, ऐसा लग रहा है हम वैसे नहीं करनी चाहिए नेगेटिव बातें, लेकिन हम क्या करें नेगेटिव बातें जब दोनों तरफ से खुद ही इतनी नेगेटिव बातें हो रही हैं, खटाई में पड़ते हुए मामलात नज़र आ रहे हैं, एतमाद का शदीद फुकतान है। और जब ये मुज़ाकरात शुरू हो रहे थे, शुरू होने की बात ही हो रही थी, मतलब सालों की एनिमोसिटी है, लिटरली सियासी इख्तलाफ नहीं है, दुश्मनियाँ हैं, एक दूसरे को नामों से बुलाया गया है, छेड़े रखी गई हैं, घर वालों तक बात चली गई है। ऐसे में क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं? और जब इतना दिल में बाल तो एक छोटा लफ्ज़ होता है, जब दिल इतना एक दूसरे की तरफ से बुरा हो तो फिर क्या नतीजा निकल सकता है मुज़ाकरात का, या आवाम क्या तवक्को रखें। लेकिन इस दुश्मनी, इस एनिमोसिटी में और इस माहौल में सफ़र कौन करता है? सिर्फ हमारा प्यारा पाकिस्तान और सिर्फ हम आवाम। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है आज के शो में बात करने के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम ये ज़रा आप देख लें फुटेजेस, लेकिन हम अब ज़रा कुछ बेहतर विजुअल्स आपको दिखाना चाहेंगे। वो हैं मौसम के विजुअल्स। और मुल्क भर में मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है। अब किसान परेशान हैं या खुश हैं, ये प्लीज़ आप हमें आज जियो पाकिस्तान टीवी पर लिख के बताइएगा। लेकिन किसानों ने एहतियाती तदाबीर ज़रूर अपनाई। गंदम की फसल जो कटी रखी हुई थी उसको कवर करने के लिए पहले से वार्निंग दे दी गई थी। ये भी बताया जा रहा है कि गंदम की रिकॉर्ड पैदावार हुई है, लेकिन आई होप कि इसकी स्मगलिंग पर भी कुछ पाबंदी लगाई जा सके ताकि हमें गंदम इम्पोर्ट ना करनी पड़े। ये मनाजर हैं मुख्तलिफ शहरों के। कराची में भी कल परसों तरसों मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ इलाकों में कहीं ज़्यादा बारिश हुई है, कहीं बहुत कम बारिश हुई है। लाहौर में भी बताया जा रहा है मौसम खुशगवार है। मुजफ्फराबाद के भी अभी विजुअल्स देख रहे थे। अब हमें इन मौसमों की तब्दीली के हिसाब से अपनी ज़िंदगियों को भी तब्दील करना होगा, और पर्टिकुलरली वो लोग जो ज़राअत के शोबे से वाबस्ता हैं। आई एम श्योर कि महकमा ज़राअत जो है वो इस बारे में रिसर्च ऑलरेडी कर रहा होगा, क्योंकि सर्दियाँ लेट शुरू होती हैं, लेट तक जाती हैं, गर्मियाँ भी सॉर्ट ऑफ लेट शुरू होती हैं, शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है। पूरा हमारा मौसमी निज़ाम तब्दील हो चुका है जो सालों सदियों से हमने देखा है। अब इस मौसमी निज़ाम को तो हम फ़ौरन नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपनी इरिगेशन प्रैक्टिसेस बदल सकते हैं। हम कौन सी फसल कब लगानी है, कब काटनी है, वो सारा साइकिल अब मेरा ख्याल है रिवाइज करने की ज़रूरत है। वी होप कि इस पर एक्सपर्ट्स कुछ काम कर रहे होंगे। लेकिन कमिंग बैक टू हुकूमत एंड पीटीआई के मुज़ाकरात, ज़रा आपको अपडेट दे दें कि ओवर द वीकेंड क्या होता रहा है। आज बाय द वे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली भी है। ओनली लाहौर में उन्हें इजाज़त मिली है, पेशावर और इस्लामाबाद में भी वो करना चाहते थे लेकिन वहाँ उन्हें इजाज़त नहीं मिल सकी। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात की गाड़ी जो है सुस्त रवि से ही सही, लेकिन अभी तक ऑल्दो चल रही है। भाई, दोनों जानिब से एतमाद का शदीद फुकतान मुज़ाकरात की कामयाबी के इम्कानात कम कर रहा है। मुल्क भर में इलेक्शन एक ही तारीख पर कराने के लिए फ़रीक़ैन अब तक
ये बहुत से दो दौर एक्चुअली कर चुके हैं। मुज़ाकराती टीम कल फिर बैठेगी, आज तो छुट्टी है ना। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ये कह चुके हैं कि कल फाइनल राउंड हो सकता है, मगर शायद ऐसा ना हो पाए। PTI 14 मई से पहले असम्बलियाँ तहलील करने का मुतालबा कर रही है, जिस पर हुकूमत हरगिज़ तैयार नहीं है। इमरान खान को हुकूमत की नीयत में खोट नज़र आ रहा है। व्हाट एल्स डिड यू एक्सपेक्ट? वो कह रहे हैं जी 14 मई तक या 14 मई से पहले इलेक्शन, तभी एज इन असम्बलियाँ तोड़ दें तब हम एक साथ इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। और हुकूमत ऑब्वियसली अभी 14 मई आज पहली है, असम्बलियाँ तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बात सिर्फ इमरान खान की भी नहीं है। एक तरफ हुकूमती जमात JUI मुज़ाकरात की सख्त मुखालिफ है, दूसरा नून लीग के अंदर भी वाज़ेह तक़सीम नज़र आ रही है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने तो कल क्लियर कर दिया कि यह महज रस्मी कार्रवाई है, एहतमाम हुज्जत कर रहे हैं जो निभाई जा रही है। उन्होंने बयान दिया है कि जी हम 3 शहरों में शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल शुरू करें ताकि मुज़ाकरत मगरों लथन जी परिया बिठा दी है, जायज़ तरीके ना बिठाई गई है, नजायज़ तरीके ना बिठाई गई है। ये तो हम इत्माम उज्जत कर रहे हैं। बाकी इनसे क्या रिजल्ट निकलना है, तो क्या रिजल्ट पिछले साल 1.25 साल में निकला है। मेरा ख्याल है कि इमरान खान को जो भी उन्हें जड़ा भी चाल आना है गल ला लें, कल गिला ना रह जी कि मैंने ये करना था, मैंने ये करना था और मैंने ये करना था। सुन लिया आपने। PTI की मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह शाह महमूद कुरैशी भी मुज़ाकरात की कामयाबी के बारे में बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद नहीं है, लेकिन उनके ख्याल में कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन वो ये बात भी समझते हैं कि परवेज़ इलाही के घर पर छापे ने माहौल को ख़राब किया है। बाय द वे उसकी निगरान वज़ीर आला पंजाब ने भी उस मामले का नोटिस लिया और उन्होंने कहा कि इसमें इंक्वायरी करके ज़िम्मेदारों से ज़रूर पूछताछ होगी। तहरीक इंसाफ मेज़ पर बैठी है नेक नियति से। हम दिलों का राज तो नहीं जानते, हम नेक नियति से बैठे हैं कि ये जो जमूद है ये टूटे और मुल्क को हम इस दलदल से बाहर निकालें और इंतखाबात की तरफ बढ़ें। अब उनके दिल में क्या है ये वक्त बताएगा, लेकिन इस वाक़े से माहौल बिगड़ा है, साजगार नहीं हुआ, हम रंजीदा हैं। ख्वाजा आसिफ साहब को मोहतात बात करनी चाहिए थी, और अगर वो मुज़ाकरात के कायल नहीं है तो डार साहब को कहें उठ जाएं। डार साहब को हमने ज़बरदस्ती तो नहीं बिठाया। Really admire his choice of words। मतलब आजकल कौन इस तरह बात करता है, हम रंजीदा हैं, मतलब बदशाह साहब करते हैं तो आपको चलिए एक फ्लेवर वो सुनने को देखने को मिल जाता है। नून लीग चाहती है कि इलेक्शन में जाने से पहले अवाम को कोई बड़ा रिलीफ दिया जाए। मॉडल टाउन इजलास में नवाज शरीफ ही पार्टी को इसी बात पर जोर देते रहे कि इसके लिए बजट ही वाहिद ज़रिया है। इमरान खान का मुतालबा है नया बजट नई हुकूमत दे। जाहिर है हुकूमत ये मुतालबा नहीं मानेगी, बातचीत से कुछ निकलेगा या नहीं निकलेगा। कल की नशिस्त बहुत कुछ वाज़े कर दी, लेकिन कोई पुरुम्मीद होने की ज़रूरत नहीं है। हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी में शामिल MQM रहनुमा कश्मीर ज़हरा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं कि क्या एक्सपेक्ट किया जाए, अब तक क्या कुछ हुआ है। कश्मीर साहिबा सुनिया, शुक्रिया आपने वक्त दिया। बताइएगा PTI टीम से हुकूमती टीम के 2 अदवार अभी तक हो चुके हैं, अब तीसरा है। कल मंगल को परवेज़ इलाही की रिहाइशगाह पर इस दौरान पुलिस की कार्रवाई भी हो गई, जिसकी वजह से महसूस हो रहा था कि मसाइल हो सकते हैं, लेकिन अब अगला दौर भी होगा। तो क्या आपको लगता है तीसरा दौर हतमी होगा या उसके बाद मज़ीद गुंजाइश निकलेगी कि हाँ अभी कुछ सेशंस और सही? देखिए, हतमी तो किसी भी चीज को नहीं कहा जा सकता। आप गौर करें, एक माँ के पेट से 5 बच्चे होते हैं, 5 मुख्तलिफ ख्यालात रखते हैं, इसीलिए हर पार्टी में कई तरह के लोग होते हैं। अब मैं नहीं कहती कि ये इस किस्म की एक्टिविटीज कौन कर रहा है। देखिए, खुद अपनी पार्टी में ही कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि करते हों या दूसरी पार्टी में ऐसे लोग हों, लेकिन जो नियत है वो दोनों टीमें सब बेहतरी का ही रास्ता इख्तियार करना चाह रही हैं। तो उस एतबार से अगर आप पॉजिटिव सोचें तो मेरे ख्याल में किसी बेहतर नतीजे पे पहुंचेंगे। तावक्त कि खुदा न खास्ता कोई और ऐसा वाक़या ना पेश आ जाए, क्योंकि देखिए जहां मनफी जहन काम कर रहे होते हैं तो वो बड़े वो तरीके इस्तेमाल करते हैं कि हम किसी बेहतर रास्ते पे ना निकल जाए। हमसे मुराद, देखिए मैं दोनों को कह रही हूँ क्योंकि मैं साथ बैठी हुई तो मुझे मालूम है कि दोनों टीमें नेक नियति से फलाह की राह ढूंढ रही हैं। अच्छा कश्मीर साहब, इमरान खान
सॉर्ट ऑफ ऐसा लगता है कुछ लचक दिखा रहे हैं कि इलेक्शन एक ही दिन हो। अभी वो बात भी कर रहे थे, लेकिन उसके लिए वो कहते हैं 14 मई से पहले असेंबलियाँ डिज़ोल्व कर दी जाएँ। अक्टूबर नवंबर में तो क्लियर है कि वो बिल्कुल वाज़े हैं कि नहीं मानेंगे, वो उनका नहीं ख्याल कि अक्टूबर नवंबर तक बात जानी चाहिए। तो क्या आपका जो डेडलॉक है वो इसी बात पर है? अक्टूबर सिर्फ टाइमिंग का मसला ही चल रहा है ना अभी तक? देखिए 10:30 जो दूसरी मीटिंग हुई है तो उसमें कहीं कोई ऐसी रिजिड बात नहीं हुई है, और वो यकीनन है कि वो एक पार्टी के लीडर हैं। उस सेकंड मीटिंग के बाद उन्होंने कहा है, तो जो उनके यहाँ से लीड कर रहे हैं लोग वो क्या फैसला करते हैं वो इससे पता चल जाएगा कि आया वो तीसरी मीटिंग के लिए तैयार हैं या नहीं है। ये चीज़ सामने आ जाएगी। बहरहाल हुकूमत वक्त तो तैयार बैठी हुई है गुफ्तगू के लिए। अच्छा, ज़रा आपके अपनी सफ़ों में भी हम आहंगी नहीं है ना मुज़ाकरात को लेकर भी, एज इन हुकूमती इत्तेहाद जो है उसमें मौलाना फजलुर रहमान क्लियर कट इसके सरबराह PDM के मुज़ाकरात के ख़िलाफ़ हैं। तो अगर कोई मामला आपके मुज़ाकरात के नतीजे में तय हो जाता है तो वो शायद नहीं माने उसे, तो क्या उनको मनाने की कोशिशें भी साथ साथ जारी हैं? देखिए, उनका इनकार करना ये तो एक खूबसूरत निशानी है जमहूरियत की, और हर शख्स को ये आज़ादी हासिल है कि वो इनकारी है या इकरारी है। अब खुदा करे कि ये बेल मंडे चढ़े, तो मैं समझती हूँ एक समझदार पॉलिटिशियन है, कुछ सोच समझ कर ही फैसला करेंगे। अच्छा, अभी बहुत ज़्यादा होपफुल दोनों तरफ ही नज़र नहीं आती। ये बताइएगा, मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो चलें फिर तो इलेक्शन हो जाएंगे, नाकाम हुए तो क्या हिकमत अमली है इत्तेहादी हुकूमत की? मुल्क को बचाने की। ठीक, मुल्क को बचाने की हिकमत अमली है। वैसे तो ये हिकमत अमली इन एनी केस यही होनी चाहिए कि मुल्क को बचाया जाए, उसकी बेहतरी के लिए काम किया जाए। भाई, हम 2-0 से बरतरी हासिल कर चुके हैं पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, और माशाल्लाह अल्लाह नज़र ना लगाए फ़खर जमान और बाकी टीम को भी कि क्या शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया उन्होंने दूसरे वनडे मैच में भी। अब ये टीमें आ गई हैं कराची, और अगला मैच होगा गालिबन परसों कराची में। अभी आज भी वैसे कराची में बारिश का इम्कान है। लेट्स सी कि इनके नेट प्रैक्टिस सेशंस का क्या होता है। कराची में इन्होंने डेरा डाल लिया है। दोनों टीमों ने कल खुसूसी परवाज़ के ज़रिए एक्चुअली इस्लामाबाद से कराची पहुँचे हैं। चलें, होपफुली ज़रा बेहतर खानों से भी तवाज़ो की जाएगी हमारे मेहमानों की, कराची आई गए हैं तो। सीरीज़ के आखिरी 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस 5, 5 और 7 मई को खेले जाएंगे। दोनों टीमें आज सीरीज़ के आखिरी 3 वनडे मैचेस की तैयारियों का आगाज़ करेंगी, और तैयारी रेड सी हो पाती है, मौसम इजाज़त देता है या नहीं। रावलपिंडी में जो 2 मैचेस हुए किसने नहीं देखे? वो कीवीज़ ने 5 विकेट पर 336 रन बनाए। हारिस रऊफ ने 4 विकेटें हासिल की। हदफ के ताक़ुब में फ़खर जमान छाए रहे। इमाम के साथ 66 रन की इनिंग की रन की शराकत बनाई। फिर फ़खर और बाबर स्कोर को 201 तक ले गए। बाबर 65 रन और अब्दुल्ला शफीक 7 रन बना सके। उसके बाद मोहम्मद रिजवान ने फ़खर का साथ दिया। मतलब फ़खर कंसिस्टेंट है इस सारी सूरत हाल में। पाकिस्तान को 49वें ओवर में 7 विकेटों से फतह दिला दी। फ़खर 180 और रिजवान 56 रन बनाकर नॉट आउट रहे। फ़खर ने वनडे इंटरनेशनल में मुसलसल तीसरी सेंचुरी बनाई है, और साथ ही तेज़ तरीन 3000 रन बनाने वाले एशियन बैटर होने का एजाज़ भी अपने नाम किया है। बट व्हाट अ टैलेंट। अब लेट्स सी बाकी मैचेस में क्या होता है, बट होपफुली इंशाल्लाह ये सीरीज़ हम अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। इससे पहले आपको पता ना T20 सीरीज़ एक तो मैच हो नहीं सका था बारिश की वजह से, बाकी बराबर हो गई थी, उसका ज़रा हमें दुख है। और कराची के टिकट्स जो है अभी तक कोई खातिर खा सेल नहीं हुई है। तो भाई या तो आपको पता नहीं है, आज होपफुली बहुत छुट्टी है तो बहुत से लोग देख रहे होंगे, जो लोग नहीं निकल जाते हैं अदरवाइज़ भी सुबह अपने कामों वगैरह पे, उन्हें TV देखने का इत्तेफाक नहीं होता, और वो फिर रिपीट में हमारा शो देखते हैं या ऑनलाइन देखते हैं, और वो कोई बात मिस कर देते हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि कराची में परसों मैच है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, तीसरा ODI, फिर चौथा और 5वां भी। सो आप अपनी टिकट्स किसी भी दिन की ख़रीद सकते हैं। ज़रा कराची में मैच हो, रंग ना जमे, अच्छा नहीं लगता ना ऐसा। मौसम भी अच्छा है, बहुत ज़्यादा धूप में तमाज़त भी नहीं है, और बादल भी कभी कभी आ जाते हैं। अब आलूद सा ज़रा हो जाता है तो कराची और ज़्यादा हसीन लगता है। हवाएँ तो चलती ही रहती हैं, इसलिए ज़रा एंजॉय, कोई प्लान बना लें अपने घर वालों के साथ। अच्छा भाई, परसों ये इत्तेफाक हुआ कि मैं जो हूँ ना एक कुछ ख़रीद रहा था, और उस कैशियर की ड्रॉअर में मुझे एक थद्दी सी रखी नज़र आई 75 रुपये के नोट की। मैंने कहा मुझे ज़रा चेंज में दे दो, बिकॉज मेरे पास नहीं है, एंड आई वाज लुकिंग फॉर दैट नोट। तो उसने कहा सर आप क्या करेंगे, ये तो चलता ही नहीं है।
तो मैंने कहा ये आपने पहले चला के एज एन लोगों ने आपको दिए हैं, आपने ख़रीदारी लोगों ने की है तभी आपके पास है। उससे कहा पहले चल रहा था, फिर हमें बताया गया कि नहीं चलता। तो भाई ये सारी गलत बातें हैं, हम क्लियर कट ब्लैक एंड वाइट में आपको बताना चाहते हैं। हो सकता है तजर्बा आपके साथ भी हुआ हो कि भाई आपको कह दिया गया हो कि ये नोट तो हम लेंगे नहीं, या आपने अगर हासिल करने की कोशिश की हो तो आपको बताया गया हो, जैसे मुझे वार्न किया गया कि भाई ये तो सर चलेगा ही नहीं तो आप ना लें। भाई ये लेन देन के काबिल इस्तेमाल है नोट, और क्या खूबसूरत नोट है वैसे, बाय द वे आई लव द डिज़ाइन ऑफ इट। ये काबिल इस्तेमाल है नोट। कौन ये नई नई पखें लेके आता है और आइडियाज़ लेके आता है कि ये नोट नहीं चल रहा या नहीं चलेगा, ये नोट चलता है, बस ऐसे ही बिला वजह कहीं शुरू हुआ ना मामला और वो फैलता 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 वो चाइनीज़ विस्पर बन गया कि नोट नहीं चल रहा आज। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने वाज़े कर दिया है कि ये नोट अवामी लेन देन के लिए काबिल इस्तेमाल है, और इसलिए अब कोई भी आपको कहे तो आप या तो ये रिकॉर्ड कर लें क्लिप, बल्कि हमें क्या रिकॉर्ड करें, हम इस पर ज़रा आपकी ज़िम्मेदार लोगों से बात करा देते हैं। आबिद कमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के, उनसे जान लेते हैं ताकि कोई इबाम रहे ही नहीं। कमर साहब शुक्रिया आपने वक्त दिया। आबिद भाई, शहरियों को शिकायत थी, इनफैक्ट शहरियों का मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि नोट नहीं ले रहे या नहीं दे रहे दुकानदार, पेट्रोल पंप्स या कहीं भी यही कह देते हैं भाई काबिल इस्तेमाल नहीं है, बाज़ों ने तो लिख कर लगाया हुआ है। तो क्या ये यादगारी नोट है या ये लीगल टेंडर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है? वैसे क्लियर तो आपने कर दिया है, लेकिन हम आपका जवाब ऑन रिकॉर्ड लाने के लिए आपसे दोबारा पूछ रहे हैं ताकि कन्फ्यूजन कोई रहे ही ना। ये बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि ये 75 रुपये का हमारा जो बैंक नोट है वो एक लीगल टेंडर है, और हमारे इल्म में भी ये बात आई है कि बाज़ लोग इस कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि शायद इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है या ख़त्म हो गई है। तो ऐसी कतन कोई बात नहीं है। ये बैंक नोट जो है वो अभी भी उसी तरह से काबिल इस्तेमाल है जैसा कि जब हमने ये गुज़िश्ता साल 14 अगस्त को जब इसका ऐलान किया था और उसके बाद इसका इजरा 30 सितंबर से किया था, उस वक्त से ये ज़ेर इस्तेमाल है, और उस वक्त भी ये बिल्कुल आम ट्रांजेक्शन के लिए इस्तेमाल हो सकता था और आज भी उसी तरह से ट्रांजेक्शन के लिए इस्तेमाल हो सकता है। मैं एक इस हवाले से ये लीगल टेंडर आखिर होता क्या है मैं इसकी भी वजाहत कर दूँ। देखिए, कानूनन जो है वो करेंसी नोट हुकूमत पाकिस्तान जारी करती है। मेरे ख्याल से नाज़रीन को शायद याद हो कि किसी ज़माने में हम 1 रुपये का नोट भी देखा करते थे, और आजकल गरचे हम सिर्फ 1 रुपये का सिक्का ही दस्तयाब है। तो एक बुनियादी तौर पर हुकूमत 1 रुपये की करेंसी जारी करती है, और फिर ये जितने भी बैंक नोट हैं यानी 10 रुपये का, 50 रुपये का या 100, 500, 1000 और फिर 5000, ये तमाम बैंक नोट्स हैं जो कि स्टेट बैंक जारी करता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक्ट जो है उसमें सेक्शन 25 है जिसके तहत तमाम बैंक नोट जारी किए जाते हैं। आया ये आम इस्तेमाल में आने वाले 10 रुपये या 50 रुपये या दीगर डिनोमिनेशन के करेंसी बैंक नोट हों, या ये कि ये यादगारी हों, ये तमाम के तमाम नोट जो हैं वो इसी कानून के तहत जारी किए जाते हैं और उनकी कानूनी हैसियत यकसा है, एक जैसी है, चाहे वो यादगारी हो या आम इस्तेमाल वाले नोट हों। ये तमाम के तमाम ट्रांजैक्शंस के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अच्छा, अब ये बता दीजिए कि क्या इस सिलसिले में बाज़ाब्ता बाकायदा आप लोग कोई मुहिम चला रहे हैं ताकि अब ये पैगाम हम तो यहाँ पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आई होप कि टिकटॉक पे वायरल हो जाए और बाकी पूरे पाकिस्तान को भी पता लग जाए, क्योंकि ATM से कम मालियत का नोट भी 500 का ही दिया जाता है। इस सिलसिले में भी कोई काम हो रहा है ताकि अगर वहाँ से 75 वाले कुछ नोट मिलना शुरू हो जाएं तो लोगों को बिल्कुल ही कन्फ्यूजन ना रहे ना? जी हाँ, जब हमने गुज़श्ता साल 14 अगस्त को 75 रुपये के बैंक नोट का इजरा किया था तो उसके बाद हमने एक अवामी आगाही की मुहिम का भी आगाज़ किया था, और इस हवाले से इसके जो डिज़ाइन फीचर्स हैं और इसके जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं हमने उसकी एक वीडियो भी बनाई, और वो वीडियो हमारे वेबसाइट पर भी दस्तयाब है। इसके अलावा हमारे जो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर भी दस्तयाब हैं, और कई TV चैनल्स वगैरह उसको दिखा भी चुके हैं। सो उससे ये मालूमात मिल सकती है कि ये नोट किस किस्म का है। जहाँ तक आपने कहा कि ये ATM से क्यों दस्तयाब नहीं है, तो उसकी 2 वजूहत है। एक तो ये कि ये जो यादगारी बैंक नोट हैं ये एक महदूद पैमाने पर जारी किए गए हैं। अगरचे ये काफ़ी मिकदार में अवेलेबल है, लेकिन चूंकि ये एक यानी ऐसी समझ लीजिए कि ये वन टाइम इसको जारी किया गया है और ये मुस्तकबिल में बार बार जारी नहीं किया जाएगा, तो लिहाजा एक महदूद पैमाने पर है।
और ये शायद ये मुमकिन ना हो कि तमाम ATM जो कि मुल्क भर के हर हिस्से में मौजूद है वहाँ से इनको हम जारी कर सकें। और इससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि जब ATM से जब कोई नोट जारी किया जाता है तो उसके लिए ATMs की पर उस बैंक नोट को रिकन्फिगर करने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर अब हम कोई नया नोट लगाएंगे तो उसकी वजह से तमाम ATMs जो हैं उन्हें भी रिकन्फिगर करना पड़ेगा, उनके सॉफ्टवेयर में तब्दीली लानी पड़ेगी, जो कि शायद काफ़ी एक वक्त भी ले सकता है और खासी उस पर जो है वो कॉस्ट भी आ सकती है। तो यही वजह है कि इसको ATMs पर दस्तयाब नहीं किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका आबिद कमर साहब, तर्जुमान स्टेट बैंक हमारे साथ मौजूद थे। अब हमने आपको बता दिया कि अगर आपसे कोई बहस करे कि 75 वाला नोट में हम नहीं लेंगे या आप क्यों हमें दे रहे हैं, या अगर आप इस्तेमाल करना चाहें, उस किसी से हासिल करना चाहें और कोई आपको वार्न करें कि भाई ये तो चलेगा नहीं, तो आप उसे बता सकते हैं कि ये बिल्कुल गलत बात है, इस खबर में कोई सदाकत नहीं है। ये परफेक्ट एग्जाम्पल है फेक न्यूज़ की, जो ट्रैवल की लोग सच समझना शुरू हो गए और एक निज़ाम ही बंद हो गया इस सिलसिले में। 75 रुपये के नोट का लेन देन ख़त्म हो गया ना, बंद हो गया। पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा ये। इसलिए हमने सोचा कि हम जहाँ बहुत सारी फेक न्यूज़ का पर्दा चाक करते हैं और कन्फ्यूजन्स क्लियर करते हैं, वो यहाँ पर इस मामले में भी कर दें। और बाय द वे ATM से वैसे मिलने की सेंस भी नहीं बनती थी, लेट्स बी ऑनेस्ट। और वो वैसे भी होल नंबर्स होते हैं ना, वो 1000 5000, वो 75 को किस तरह मामला चलाएंगे, क्योंकि इट इज़ नॉट लाइक अ होल नंबर। सो वो उस तरह से 1000 निकालेंगे तो कितने नोट निकलेंगे, इसलिए आप ATM से निकलने के इंतज़ार में ना रहें। कम मकदार में नोट हैं, कोई आपको दे रहा है तो आप उससे सौगात समझ के ही ले लें, ठीक है। वैसे एक जो है ना अपने पास ज़रूर सेफ रखें। और एक खबर जिसने आवाम को, पर्टिकुलरली आपको किसी को शायद सोच के लग रहा हो कि भाई 50 से 400 हो जाए या 500 हो जाए, क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो शख्स जिसकी माहाना तनख्वाह ही 25,000 रुपये है, अगर उसकी गैस के मीटर का बिल 500 रुपये आना शुरू हो जाएगा तो उसको फ़र्क पड़ेगा। और वो गैस जो मिलती भी नहीं है, मतलब परसों ही मेरी अम्मी कह रही थी कि यार अभी इतनी शदीद गर्मी हो गई है अब्दुल्ला, पता तो करो क्या तुक है इस वक्त गैस की लोड शेडिंग का। लेकिन बस नहीं है। अब मेरा ख्याल है कि हमें अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी को पे ही रिलाई करना चाहिए, बजाय इसके कि हमारी जो रवायती तौर पर सुई गैस के थ्रू लाइनों में गैस आया करती थी। खैर, कल रात इंतज़ार करते रहे कि पेट्रोल मिल जाए, लेकिन पेट्रोल पर कोई सस्ता मिल जाए, थोड़ा सा हो जाए, लेकिन पेट्रोल पर कोई रिलीफ नहीं मिला। डीज़ल, मट्टी के तेल की कीमतों में कमी हुई है। डीज़ल 5 रुपये कमी के बाद 288 रुपये फी लीटर कर दिया गया है। मट्टी का तेल 10 रुपये कमी के बाद 176 रुपये 7 पैसे फी लीटर पर आ गया है। लाइट डीजल ऑयल 10 रुपये कमी के बाद 164 रुपये 68 पैसे फी लीटर फ़रोख्त किया जाएगा। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 282 रुपये पर है स्टेबल। नई कीमतों का ऐलान वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने किया। दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से छोटी गाड़ियों, मोटरसाइकिल्स के लिए सस्ता पेट्रोल स्कीम का ऐलान हुए कई हफ्ते गुजर चुके हैं, लेकिन हुकूमत अब तक कोई वाज़ेह तरीक़ाकार सामने नहीं ला सकी। अब कहा जा रहा है कि हुकूमत 7 हफ्तों के अंदर स्कीम पर अमल शुरू कर देगी, लेकिन पेट्रोल पंप्स डीलर एसोसिएशन ने स्कीम की मुखालफत कर दी है। उनका मौक़िफ़ है कि रकम की अदायगी ताख़ीर का शिकार होगी, गर्दिशी कर्जे बढ़ जाएंगे। वफाकी वज़ारत पेट्रोलियम की स्कीम नाकाबिल अमल है, इम्प्रैक्टिकल है, उन्होंने कहा। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि स्कीम से अमीरों को महंगा और गरीबों को सस्ता तेल मिलेगा, लेकिन इससे पहले IMF इस स्कीम पर एतराज़ उठा चुका है। लेट्स सी क्या होता है इसमें। वैसे हमें भी बड़ा इबाम था कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। हमारे साथ ही हैं अली इमरान सैयद, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत सी बातें हमने उसे जमा करके रखी हुई हैं, पर्टिकुलरली गैस मीटर रेंट जो बढ़ा है ना, उसका मामला भी। और कल वैसे क्या वाकई लोग सही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पेट्रोल ज़रा सस्ता होगा और नहीं हुआ कुछ, या हर दफ़ा एक्सपेक्टेशंस तो थी? कैलकुलेशंस जो थी वो 6 रुपए के करीब बन रही थी, जो लगाई गई थी पिछले जो फोर्टनाइट है उसके मुकाबले में कम हुआ था। लेकिन आगे बढ़ने के खदशे के पेश नज़र हुकूमत के पास ये रूम होता है कि वो कोई टैक्स के मेजर में, कोई PDL के मेजर में जो है वो उसे एब्जॉर्ब कर ले, और फिर वो बाद में अगर प्राइस शॉक कोई आता है या डॉलर रुपी पैरिटी में कोई फ़र्क आता है, ज़ाहिर है आप रुपए में चीज़ ख़रीद रहे हैं, रुपए जो है जितना बुरी तरह से गिर रहा है, हर चीज़ ही महंगी हो रही है, डॉलर में ले रहे हैं। तो उसको देखते हुए हुकूमत ने ये डिसीजन लिया कि ऐसा ना किया जाए। ये भी हैरत अंगेज़ बात है कि छोटे छोटे अनाउंसमेंट के लिए वज़ीर ख़जाना आ रहे होते हैं, वो एक रवायत ग़ालिबन बन गई है इस हुकूमत में, और लोग फिर एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं कि शायद कोई कीमत। लेकिन अली ये बताइएगा कि अगर गुंजाइश निकलती थी और नहीं दी गई
तो आवाम की जेब पर तो बोझ ही पड़ा और हुकूमत को सर्टनली फ़ायदा हुआ। इजाफी है ना, अगर लेवीज और टैक्सेस और सब कुछ मिला के अगर गुंजाइश निकलती थी तमाम परसेंटेजेस पूरी करने के बाद भी और वो गुंजाइश नहीं दी गई तो ये तो आवाम की जेब पे डाका। बिल्कुल डाका कहा जाएगा, लेकिन ये दरअसल टैक्स अथॉरिटी और जितनी भी गवर्नमेंट्स आई, जिस भी शेड की गवर्नमेंट पिछली आई हैं, आसान तरीका ये है कि टैक्स आप लगा दें जो ऑलरेडी टैक्सेबल आइटम्स हैं, जहाँ से आसानी से आप टैक्स ले सकते हैं, रादर देन ये कि शॉपकीपर्स के ऊपर लगाएं, रादर देन ये कि मुख्तलिफ प्रोफेशनल्स हैं, वकला हैं और डॉक्टर्स हैं जो कराची में टॉप जो है वो हॉस्पिटल्स में हैं, 4-4, 5-5 लाख रुपए डेली कमा रहे होते हैं, तो उधर मेहनत तलब काम होता है। लिहाजा आसान ये होता है कि जो ऑलरेडी टैक्स है उस पर लगा दें, ठीक है। आवाम जो है वो उसको कौन सीरियस लेता है, अनफॉर्चुनेटली आवाम को कौन सीरियस लेता है, और ज़ाहिर है पेट्रोल अगर चाहिए तो आपको उसी कीमत पर लेना पड़ेगा और क्या कर सकते हैं। अच्छा, एट द सेम टाइम कुछ दिन पहले हमने ये खबर दी कि भाई मीटर रेंट जो है वो गैस का बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है, ग़ालिबन 50 रुपये था पहले। तो अब अगर कोई शख्स इस्तेमाल नहीं भी कर रहा तो उसे लाइन रेंट, मीटर रेंट तो देना ही पड़ेगा। लाइन रेंट और दीगर टैरिफ्स और टैक्सेस के साथ कितना बिल में फ़र्क पड़ जाएगा एक गरीब आदमी? देखिए, ये ख़ास कस्टमर के लिए है, यानी ये कि कोई छोटी फैमिली है 4-5 अफराद की तो उस पे तो शायद ना पड़े, लेकिन जो बड़ी फैमिली है यकीनन सुई सदन अभी ये भी कर रही है कि के इलेक्ट्रिक तो जिसको बहुत सख्त समझा जाता है और लोग क्रिटिकल समझते हैं, अगर वो मीटर लगाना चाहें तो उनकी पॉलिसी है कि एक ही घर में मुख्तलिफ पोर्शन में मीटर लग सकते हैं, लेकिन सुई सदन इस तरह के मीटर्स नहीं लगा रही और पिछले 1 साल से ये सूरत हाल है कि मीटर नहीं लगा रही कि जिससे फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए टैरिफ। एक ये नहीं कर रही, दूसरे ये कि ये जो 460 रुपये एडिशनल लगाए हैं, बाज़ घरों में 240 रुपये का एक नॉर्मल बिल आया करता था और यही एक सबसे बड़ी ग़ालिबन सब्सिडी थी जो कि हुकूमत दे रही थी, वो भी ले ली गई है। 460 रुपये अगर आप लगाएं, 6 लाख कस्टमर्स ऐसे हैं कि जिनके ऊपर ये लगने का एक्सपेक्टेशन है, 25% ऑफ द टोटल डोमेस्टिक कस्टमर्स, तो उसको अगर आप देखेंगे तो ये करोड़ों, दसियों करोड़ों रुपए और साल के 3-3.25 अरब रुपए से भी ज़्यादा का अमाउंट ये एक डोमेस्टिक कस्टमर से हुकूमत की किटी में जाएगा। तो ये एक एडिशनल बर्डन डाल दिया है इस महंगाई के दौर में, जबकि गैस अवेलेबल नहीं है। मतलब ये कि मैं अभी एक कार सर्विस पंप पे गाड़ी की सर्विस करवा रहा था तो बराबर में फ्लैट के तरफ में बैठा तो वहाँ से गैस निकल रही है, गैस का इतना ज़्यादा लीकेजेस हैं। और मैं 20 साल की मेरी एनर्जी रिपोर्टिंग है, उसमें मैं गैस लीकेज सिर्फ एक क्राइम रिपोर्टर ज़ीशान शाह के घर की गैस लीकेज और पाइपलाइन को करेक्ट करवाने में कामयाब हुआ हूँ। इतनी बुरा हाल है सुई सदन का कि लीकेजेस इधर उधर मुख्तलिफ इलाकों में हो रही है, गैस बुरी तरह से ज़्यादा हो रही है, हज़ारों पॉइंट्स ऐसे हैं कि जहाँ से ज़्यादा हो रही है और घरों में नहीं आ रही। आप कंप्लेन करें तो वो कोई एड्रेस नहीं है। कितनी दफ़ा मैं पर्सनली 2 गैस नहीं आ रही, क्या किया जाए और हज़ारे क्या कर सकते हैं। 2 मरतबा MD सुई सदन से डायरेक्ट बोला जा चुका है। हम लोगों ने बोला है, जो सहाफ़ी हैं जो एनर्जी करते हैं, कि भाई दफ्तर के लोग पीछे पड़े होते हैं, आप कुछ करें। और उसके बावजूद गलत टाइम पे पीछे पड़ रहे हो ना। दिसंबर में नहीं पूछा, जनवरी में नहीं पूछा, फरवरी में नहीं पूछा, मार्च में नहीं पूछा, अब मई में भी ना पूछा। अच्छा, और एक चीज़ मॉर्निंग शो के प्लेटफॉर्म से मैं बताना चाहूँगा, अगर आपकी टीम ये प्ले कर सके कि ये जो डेटा है पिछले मार्च में जब गैस कदरे अवेलेबल थी 22 में, उस वक्त जो गैस का कंजम्पशन है वो 266 MMCFD है। अगर स्क्रीन पे ये चला रहे हो, जो रेड है 266 है। इस मार्च में इतनी ख़राब सूरत हाल थी कि गैस ना होने के बराबर थी। फिर रमज़ान भी एंड ऑफ मार्च में शुरू हो गया था कि सिर्फ 2 वक्त गैस अवेलेबल थी। उसके बावजूद अगर दूसरा कॉलम दिखाएं, ब्लिंक हो रहा है, उस पे जो है 285 ज़्यादा गैस कंजम्पशन दिखा रहे हैं कराची में डोमेस्टिक सेक्टर में। मुझे बता दें, पूरे टीवी में कराची में, सिंध में जो लोग सुन रहे हैं, क्या कराची में मार्च में ज़्यादा गैस अवेलेबल थी मार्च 2022 के मुकाबले में? डेटा फजिंग की तरफ ध्यान जा रहा है, सवालात उठ रहे हैं कि ये सुई सदन ज़्यादा सेल किस तरह से दिखा सकती है जब गैस है ही नहीं है, आ ही नहीं रही है और कंजम्पशन है ही नहीं, तो मतलब कहाँ कंज्यूम हो रही है फिर? कहाँ कंज्यूम? अच्छा अली, लास्ट ही हमें बताइए कि मुसद्दिक मलिक साहब काफ़ी दफ़ा हमारे शो पे आए हैं लाइव और हमने बड़ी उनसे ये स्कीम जो वो लाने की कोशिश कर रहे हैं ना, बात की है। वो ऐसे कहते हैं सब्सिडी ना कहें कि अमीरों से ज़्यादा पैसे लेके गरीबों को सस्ता तेल दिया जाएगा। उस पर कोई रत्ती बराबर भी कोई सिस्टम बना है, कोई पेशरफ्त है? अब देखें, IMF ने गैर ज़रूरी तौर पे एक कंसर्न का इजहार किया, क्योंकि ये टैक्स से अमाउंट नहीं जा रहा होगा, बल्कि मैं कार चलाने वाला हूँ, मैं अगर थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर देता हूँ टुवर्ड्स द बाइकर्स के जिनको 20 लीटर्स पेट्रोल जो है वो महीने में मिलेगा, क्योंकि क्वांटम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 1.5 से 2 करोड़
पेट्रोल जो इस्तेमाल करने वाले बाइकर्स हैं वो मुल्क में मौजूद हैं। तो उनका अगर आप लगाएं तो कोई 2.5 लाख टन इजाफी पेट्रोल जो है वो हमें सब्सिडाइज्ड इनको देना पड़ेगा, तो वो क्वांटम बहुत ज़्यादा है। तो उसमें मोडस ऑपरेंडी हमारे जो पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के समीर नजमुल हसन हैं, उन समीर हुसैन से हमारी बात हुई है, तो उनका ये कहना है कि देखें हम ये बर्डन नहीं ले सकते कि हम सस्ता दें और फिर बाद में रीइंबर्समेंट हो रही हो, क्योंकि रीइंबर्समेंट में फिर हुकूमत भूल जाती है। अभी भी जो OMCs हैं उनको रीइंबर्समेंट के मद में जो अरबों रुपए हैं वो नहीं मिल रहा है, तो वो ये इसमें नहीं फंसना चाह रहा है। ये तरीका यकीनन ऐसा नहीं है कि नाकाबिले अमल है, काबिल अमल है, ईरान में ये होता रहा है, लेकिन ये कि उसके लिए यकीनन एक ये चीज़ ज़रूरी है कि OMCs जो हैं वो जो कैलकुलेशन करें वो सही करें। जो पेट्रोल पंप वाला है जो कि पेट्रोल ही पूरी क्वांटिटी में 90% पाकिस्तान के पेट्रोल पंप में नहीं मिलता है, वो उसके ऊपर आप छोड़ भी कैसे सकते हैं कि वो आगे जो बाइकर्स हैं उनको सही पेट्रोल सही मकदार में दे रहा होगा या किसको दे रहा होगा, क्या करप्शन लेवल। 2 नंबरी सरिश्त में शामिल है हमारी, मतलब हम क्या करें, हम आवाम बैठ के बड़े आराम से हुक्मरानों को 2 नंबर कह देते हैं। कभी अपने आप पे भी हमने अपने इर्द गिर्द भी गौर किया है? नहीं, इसमें ओगरा का भी किरदार है कि कभी आपने नहीं देखा होगा कि ओगरा ने कराची के जो नोटोरियस पंप्स हैं जिनकी वायरल वीडियो हो रही होती है कि यहाँ पे पेट्रोल कम मिलता है, कभी वहाँ जाके भी चेयरमैन ओगरा से मेरा सवाल है कि कभी जाके देखा कि कितना पेट्रोल मिल रहा है? वेट एंड मेजरमेंट का सिंध गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, कभी आपको कहीं नजर आया कि कहीं वो पथारे वाले के पास जाके वेट चेक कर रहा हो या किसी पेट्रोल पेट्रोल वाले के पास ही वो वैसल लेकर चले जाएं कि 1 लीटर डाल रहा है तो 1 लीटर आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं, अगर मैं और आप जाएंगे तो पेट्रोल पंप वाला वाजे कहता है कि भाई हम तो आपको गाड़ी या मोटरसाइकिल या रिक्शे के अलावा पेट्रोल बोतल में डाल के नहीं देंगे, तो वो सॉर्ट ऑफ बोतल ही है, नोटोरियस पंप्स हैं। मंथली ये जो वेट एंड मेजर्स हैं इनके बारे में है कि ये मंथ के 1 दिन को आते हैं पेट्रोल पंप्स मालिकान के पास और फिर वो चले जाते हैं और फिर आते हैं। क्वांटिटी पे तो फिर चले हम बहस कर लेते हैं, क्वालिटी का तो कोई पुरसाने हाल नहीं है ना। जी बिल्कुल, इसमें मिक्सिंग हो रही है और यकीनन जिन कंड्यूट से आ रहा है वो तेल और वो मिक्स हो रहा है। कराची में भी मिक्सिंग शुरू हो गई है डीजल की, तो ये सब भी चल रहा है। अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है अब्दुल्ला। आई विश वी कुड से कि कोई बेहतरी आ रही है किसी मामले में और कहीं पे कोई इम्प्रूवमेंट आ रही है। दिलचस्पी नहीं है, कुछ भी नहीं है, दिलचस्पी नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका अली इमरान, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। सो ये है सूरत हाल, आप अपना तजुर्बा हमें लिख के बता सकते हैं जियो पाकिस्तान TV पे। एक और मसला जो पता नहीं हल होगा नहीं होगा, कल रात को आई वेंट टू गेट एन इनहेलर फॉर माई मदर, शी इज़ एन एजमेटिक पेशेंट, और वो एक नॉर्मल सा वेंटोलिन एक ब्लू रंग का इनहेलर है। आपने सब जगहों पे देखा होगा, हर बुज़ुर्ग हर उस शख्स के पास जिसको दमे की शिकायत है वो नहीं मिल रहा है, अब शॉर्ट हो गया बाय द वे। सो मेरे ज़ाहिर है मेरे लिटरली चंद सेकंड्स के लिए मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि मर जाएंगे लोग, क्या करेंगे, सांस नहीं आता इसके बगैर। खैर उसका एक और कंपनी का सेम फार्मूला अल्टरनेटिव दस्तयाब हो गया, लेकिन ज़ाहिर है कि एक दवाई जो आपको सालों से लेने की आदत हो और आपकी बॉडी भी उसके साथ हिसाब से एडजस्ट कर चुकी हो, अचानक से आप दुकान पे जाएं और पता लगे कि भाई वो तो मिल नहीं रहा, तो ये सारी सूरत हाल हमारे सामने है। बेसिक जान बचाने वाली अद्वियात यहाँ पर दस्तयाब नहीं है आजकल। हुकूमत ने मुल्क में जान बचाने वाली दवाओं की शदीद किल्लत ख़त्म करने के लिए अब किया ये है कि अद्वियात की कीमतों में 14 से 20% इजाफे की मंजूरी दी है। ये मंजूरी इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में दी गई है। लगता नहीं कि मसला हल होगा, ऑल तो दवासाज कंपनियां मज़ीद इजाफे का मुतालबा कर रही हैं। बाज़ कंपनियों का मौक़िफ़ है कि डॉलर की कदर बढ़ने और ख़ाम तेल की कीमतों में कई गुना इजाफे से दवाओं की लागत बेपनाह बढ़ चुकी है, इसलिए 20% का इजाफा नाकाफ़ी होगा। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मरीज़ों को कई अद्वियात की ख़रीदारी में शदीद दुश्वारी का सामना है और लोग ब्लैक मार्केट से महंगे दामों दवाएँ ख़रीदने में मजबूर हैं। एक तासुर ये है कि कीमतों में मौजूद इजाफे के बावजूद इसकी किल्लत का जो मसला है अब भी पूरी तरह हल नहीं होगा। इसी पे बात करेंगे, हमारे साथ ही हैं रिपोर्टर हैं द न्यूज़ के वक़ार भट्टी, इस मामले पे गहरी नज़र रखे हुए हैं। बहुत शुक्रिया वक़ार। हुकूमत ने अद्वियात की कीमतों में 20% तक इजाफे की मंजूरी दी, अब क्या है कंपनीज़ का मुतालबा? किसी हद तक जो शॉर्टेजेस हैं मेडिसिन की, कुछ बेहतर हो पाएगा मामला या नहीं, ये डेडलॉक इसी तरह रहेगा? जी देखें, कंपनीज़ इस वक्त इस इजाफे से मुतमईन तो नहीं हैं और इनका कहना यह है कि उन्होंने जो डिमांड की थी वो
तकरीबन 38% की थी, लेकिन कुछ कंपनियां और उनके मालिकान और उसके अलावा जो पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के लीडरान हैं, वो कहते हैं कि ये उन्हें सांस लेने का मौका फराहम किया गया है हुकूमत की जानिब से। और उनका कहना यह है कि इस फ़ैसले के नतीजे में ये होगा कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी हुई थी अद्वियात की, और एक होर्डिंग शुरू हो चुकी थी, अद्वियात मार्केट में मौजूद नहीं थी, तो उनकी दस्तयाबी होना शुरू हो जाएगी। और उनका कहना यह था कि तकरीबन 1 महीने में सूरत हाल जो है वो, अगर हुकूमत ने तमाम तर जो प्रोसेस है उसका कंप्लीट कर लिया और इसको लंबा ना किया और SROs जारी करने में और अद्वियात को की कीमतें देने में, तो 1 महीने के अंदर अंदर जो है ये मामला जो है बड़ी हद तक सुलझ जाएगा। तो हम क्या तवक्को रखें वकार कि शहरियों की मुश्किलात ख़त्म नहीं तो कम होंगी या ख़त्म भी हो सकती हैं इस मौजूदा रिलीफ से? जी देखें, कंपनीज अगरचे खुश नहीं हैं, लेकिन हमें ये बात याद रखनी चाहिए और उनको भी ये बात याद रखनी चाहिए कि 2 सालों के अंदर, पिछले साल और इस साल मिला के असेंशियल मेडिसिन्स पर इन कंपनीज़ को 21% इजाफा मिला है, जबकि नॉन असेंशियल मेडिसिन्स पर 30% इजाफा मिला है। पिछले साल CPI का 10% इनको इजाफा मिला था और इस दफ़ा 20% इजाफा मिला है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा स्टार्ट है इन कंपनीज़ के लिए। जो डॉलर डीवैल्यू हुआ था, इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइसेस ऊपर गई, उसके अलावा दूसरे अवामिल थे, तो मेरा नहीं ख्याल कि कंपनीज खुश नहीं हैं। उनका जो लॉस हो रहा था, उनके प्रॉफिट में लॉस हो रहा था, या कुछ अद्वियातों ने बहुत ज़्यादा मुनाफे में कमी के बावजूद नुकसान हो रहा था, तो वहाँ पर अब सूरत हाल बहुत बेहतर है और मेरा नहीं ख्याल कि आवाम को कोई इसमें मुश्किल पेश आएगी। सूरत हाल बेहतर होने जा रही है इंशाअल्लाह। अच्छा, मतलब मुस्तकबिल करीब में इसका कोई हल निकल सकता है, परमानेंट कोई सलूशन? वैसे अगर कंपनीज़ की बात करें तो वो आई वंडर कि कभी भी मुतमईन हो सकेंगी, क्योंकि ज़ाहिर है उनके अपने कॉजेज़ हैं। तो बीच की राह ही इसका एक हल था, क्या वो निकल आई है या फिर ये दवाओं की किल्लत जो है ये अभी हमें देखनी पड़ेगी? और देखिए, इस मामले का ताल्लुक पाकिस्तान की इकनॉमिक सूरत हाल से है। अगर डॉलर मज़ीद डिवैल्यू नहीं होता और पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो स्टेबलाइज होना शुरू होती है, पाकिस्तान में CPI में यानी कि महंगाई की शरह में कमी आती है, तो फिर तो ये मामला जो वो है ये सही हो जाएगा और पाकिस्तान में अद्वियात की कीमतें जो ड्रग पॉलिसी 2018 की है उसके तहत बढ़ती रहेंगी और स्टेबलाइज होती रहेंगी। लेकिन अगर पाकिस्तान के इकनॉमिक हालात बेहतर नहीं हुए और डॉलर मज़ीद डिवैल्यू हुआ, महंगाई में इजाफा होता रहा, तो फिर आने वाले महीनों में, सालों में मुश्किलात तो यकीनन पेश आएंगी। लेकिन इस वक्त तक ये मामला बहुत हद तक हल हो चुका है। बहुत शुक्रिया। अभी फ़िलहाल ये मामला कुछ ही देर के लिए सही, लेकिन आई होप थोड़ी ज़्यादा देर के लिए हल हो चुका है। सो चंद दिनों में उम्मीद ये की जा सकती है कि वो अद्वियात जो बिल्कुल दस्तयाब नहीं थीं और लोगों को शदीद दिक्कत और परेशानी का सामना था, उनकी सप्लाई लाइन कुछ बेहतर होगी और लोगों की जान में जान आएगी। लिटरली मतलब बेसिक एज इनहेलर नहीं, दमे के मरीज़ों के लिए दस्तयाब हैं आजकल। सो अभी हम आगे बढ़ेंगे और एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में शायद बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, लेकिन ये एक पूरी इंडस्ट्री है। खेलना भी और डेवलपमेंट तो खैर बहुत ही $multi-billion इंडस्ट्री है। आई रिमेंबर व्हेन वी वर इन द आर्ट स्कूल, तब भी गेम डेवलपमेंट के ऊपर इतने कोर्सेज होते थे, एज एन डिग्री का हमारे हिस्सा था। सो टेकन किंग हम ज़रा आपसे मुतारिफ़ करवाना चाहते हैं। टेकन, आपने गेम का पता है ना, आपको आई होप पता हो, अगर नहीं तो बता देते हैं। टेकन किंग अरसलान आश ने तीसरी बार आलमी एजाज़ किया है अपने नाम और पाकिस्तानी गेमर हैं अरसलान आश सिद्दीकी। इन्होंने टोक्यो में होने वाले वीडियो गेमिंग टूर्नामेंट ईवो 2023 में टेकन 7 का मुकाबला अपने नाम किया है। अरसलान ने फाइनल में जनूबी कोरियन प्लेयर को 3-0 शिकस्त दी है और इससे पहले 2019 में अरसलान ने जापान में टेकन 7 टूर्नामेंट के अलावा अमेरिका में एवोल्यूशन चैम्पियनशिप सीरीज़ भी जीती थी। गुज़श्ता साल अगस्त में अरसलान ने एवोल्यूशन चैम्पियनशिप 2022 टेकन 7 के मुकाबले में तीसरी पोजीशन हासिल की थी। ईवो दुनिया का सबसे बड़ा फाइटिंग गेम टूर्नामेंट है और अमरीकी शहर लॉस वेगस में होता है और टेकन की दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे बड़ा मुकाबला होता है जापान में। ईवो जापान कहलाता है ये। सो अरसलान,
हमारे मेहमान इससे पहले भी बन चुके हैं, बड़े इंस्पायर हुए थे और ये उन बच्चों को भी गाइडेंस फराहम करते हैं हु आर रियली इन्वेस्टेड इन दिस गेम और गेमिंग इन जनरल। अरसलान, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। माशाल्लाह आप तो बहुत से मुकाबले जीतते रहते हैं, कई मुकाबले इससे पहले भी जीते हैं। अब बताया जा रहा है कि जो जापान वाला है कंपटीशन, ये कुछ अलग ही लेवल का था, मतलब ये बहुत बड़ा एजाज़ है। क्या ख़ास होता है इस टूर्नामेंट में, क्यों ये इतना प्रेस्टिजियस समझा जाता है? ये टूर्नामेंट इतना बड़ा इसलिए कहलाता है क्योंकि ये जापान में होता है और जो गेम है टेकन, ये एक जापानीज गेम है। तो सारे जापानीज और सारे कोरियन, क्योंकि कोरिया पास पड़ता है जापान के, क्योंकि दुनिया के अंदर वाहिद 3 रीजन जो स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं टेकन के, वो कोरिया, पाकिस्तान और जापान है। तो क्योंकि जापानीज गेम है और कोरिया जापान भी सारे के सारे प्लेयर यहाँ पर आए होते हैं, तो इस वजह से इवेंट बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जीतना। अच्छा, अब हम आपके जर्नी के बारे में ज़रा दोबारा से आपसे पूछना चाहेंगे। बहुत से लोग जिनका नहीं इत्तेफाक हुआ आपका इंटरव्यू देखने का इससे पहले, अब आपसे पहले भी बात हुई है, आपने बताया था कि बचपन में ही वीडियो गेम्स खेलने का सबको शौक़ होता है, आपको भी था, दुकानों पर जा जाकर हम तो खेला करते थे, आप भी शायद जाते थे। सो ये टेकन किंग बनने तक का सफ़र कुछ बताएं ना इस बारे में। जी 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 हाँ बिल्कुल। आई थिंक मैं ये कहूँगा कि गिफ्टेड टैलेंट है अल्लाह ताला की तरफ से, क्योंकि हर कोई नहीं कर सकता। मुझे शुरू से बहुत पैशन था इस चीज़ का, और मैं बचपन से ही मुझे लगता था कि मैं अगर बाहर जाऊंगा इंटरनेशनल लेवल पर तो मैं जीत सकता हूँ। तो जिस तरह कि मैं काफ़ी दफ़ा बताया हुआ है अपने इंटरव्यूज में भी कि मैंने लाइफ में एक रिस्क लिया था अपने कैरियर को, अपनी गेमिंग, अपनी मतलब जो पढ़ाई थी उसको अपने गेमिंग कैरियर के दरमियान मुझे एक चीज़ को चूज़ करना था। लेकिन मैंने ऐसे चूज़ नहीं किया कि मैं बस मैंने तुक्का लगा लिया, लेकिन मैं पाकिस्तान में काफ़ी जीतता रहता था मुकाबले, और पाकिस्तान में नंबर 1 आता था। फिर पाकिस्तान के अंदर मैंने एक नेशनल टूर्नामेंट जीता था। उसके बाद मैंने कहा चलो बाहर चलते हैं, रिस्क लेते हैं, पैसे इकट्ठे किए लोगों से, और जो रिस्क था वो मेरा काम आ गया। पहले इवेंट पे मुझे स्पॉन्सरशिप मिल गई थी, उसके बाद मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर गया और मुकाबले जीतते रहा। देखिए, आप तो ब्लेस्ड हैं, मतलब आपने कहा आपको अल्लाह ताला की तरफ से टैलेंट गॉड गिफ्टेड ख़ास तौर पर दिया मिला है और आप उसका भरपूर फ़ायदा भी उठा रहे हैं। कई नौजवान और भी होंगे आप जैसे जो ये समझते होंगे, शौक़ उन्हें बहुत होगा, इसे प्रोफेशन बनाना चाहते होंगे, तो उन्हें क्या गाइडेंस आप देंगे? क्या इसको एक बाकायदा करियर बनाया जा सकता है, और अगर बनाया जा सकता है कितना पैसा कमा लेते हैं इसमें लोग? जी, इसमें पैसा तो बेतहाशा। अगर हम अपनी मिसाल दो, रिसेंटली मेरी अपनी टीम है पाकिस्तान के अंदर, तो उसके अंदर एक लड़का गया था आतिफ भट्ट, वो भी रिसेंटली 50,000 USD जीत कर आया मुकाबले के अंदर। मैं भी रिसेंटली अभी जापान के अंदर 1 मिलियन येन, जो कि पाकिस्तानी 20-21 लाख रुपया बनता है, वो जीत कर आया हूँ। और खाली तो जो टेकन है तो बहुत छोटी गेम है, इसके अलावा जो डोटा और CSGO जो बड़ी बड़ी गेम्स है, इसके $1 मिलियन इंडस्ट्री है और ये बहुत तेजी से ग्रो कर रही है ग्लोबली। और पाकिस्तान के अंदर इतनी तवज्जो नहीं दी जाती, लेकिन अभी मैंने देखा है कि काफी लोग तवज्जो दे रहे हैं इसके अंदर। तो पहली चीज है कि $1 मिलियन इंडस्ट्री है। अगर यहाँ पर आप आते हैं तो आप जो आपकी दूसरी फील्ड्स है, जिस तरह आप डॉक्टर, इंजीनियरिंग, ये वो मैं बिल्कुल नहीं कहता, मैं चाहता हूँ कि आप वो बने, लेकिन अगर आपका पैशन है, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो पैशनेट है गेमिंग के लिए, तो बिल्कुल उनको आना चाहिए यहाँ पर। क्योंकि इसमें फर्स्ट आप सर्वाइव तभी करोगे जब आपके पास पैसा होगा, तो इसके अंदर पैसा है, आप सर्वाइव तो कर लोगे, बहुत अच्छा सर्वाइव कर लोगे। और इसके अंदर ना सिर्फ आप गेमर बन सकते हो, आप कास्टर बन सकते हो। आपको लगता है कि आपके अंदर बोलने के अंदर बोल सकते हो काफी अच्छा, ऑन स्ट्रीम ऑफ स्ट्रीम, तो आप कास्टर बन सकते हो। आप और भी काफी रोल्स, आप एंटरटेनर बन सकते हो, एंटरटेनर मतलब स्ट्रीमर बन सकते हो। काफी वेज है इसके अंदर गेमिंग के अंदर आने। सो कितने एवेन्यूज आपने अभी बैठे बैठे कहा से, मतलब कमेंट्री जितनी मुझे समझ आई है, गेस कर सकते हैं आप। आई होप कि हमें से एक बाकायदा इंडस्ट्री समझने लग जाएं, फ़ायदा भी बड़ा होगा। हुकूमत कुछ कर सकती है इस सिलसिले में, कुछ अगर आप, चूँकि यू आर द किंग ऑफ टेकन, कमिंग फ्रॉम यू वुड बी टेकन आई होप सीरियसली सजेशन को। जी बिल्कुल, बहुत फायदा होगा। जैसे मैंने भी एक्सप्लेन किया है कि इससे $1 मिलियन इंडस्ट्री, तो फायदा तो गवर्नमेंट को और हमें और प्लेयर्स को सबको ही बहुत होगा। क्योंकि हर बच्चा आप देखें मोबाइल पे क्रिकेट नहीं खेलता आजकल मोहल्ले में जाके, आजकल हर बच्चा गेम खेलता है मोबाइल के अंदर। तो
तो उसके जेन में कहीं ना कहीं तो उससे गेम खेलने आती है। तो हुकूमत को अभी जो मुझे लगता है कि कोई भी ऐसी इकोसिस्टम नहीं है कि वो जिसपे एक प्लेयर को पता हो कि यहाँ पर आए और उसने इतने मुकाबले जीतने, एक नेशनल चैंपियनशिप होगी, या मतलब जिस तरह के आप डॉक्टर होते हैं, आपके पास प्रोसेस होता है कि मतलब आपने मैट्रिक करना है, फिर मेडिकल स्कूल में जाना है, इस तरह कोई प्रोसेस नहीं है हमारे पास। तो हुकूमत को चाहिए उस पर काम करे फर्स्ट ऑफ ऑल, कि पता तो हो प्लेयर्स को कि जिसने आना है यहाँ पर, जिसने प्रोफेशनल प्लेयर बनना है, तो उस एक इकोसिस्टम होना चाहिए। तो मैं कहूँगा कि इस पे काम करने की गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा तवज्जो है। मुल्क में मुकाबले होने चाहिए गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, सेमी एनुअली, क्वार्टरली। मतलब कोई बॉडी नहीं है, कोई एक बॉडी का होना बहुत जरूरी है। जिस तरह के क्रिकेट के अंदर पीसीबी है जो सेलेक्ट करती है प्लेयर्स को, वो खिलाती है उसके अंदर अपनी टीम के अंदर, नेशनल टीम के अंदर, तो एक बड़ा प्रोसेस है। हमारे पास कोई ऐसी बॉडी नहीं है, तो बॉडी पे काम करने की बहुत वजह है। तो मेरा ख्याल है कि आपको भी इस सिलसिले में लीड करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। असलान आश हमारे साथ मौजूद थे, किंग ऑफ टेकन, जो जापान में अभी मुकाबला जीत के आए हैं। और बहुत से बच्चे उन्होंने कहा कि इसमें पाकिस्तानी बच्चे पाकिस्तान को ग्लोबली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पैसे भी बहुत कमा रहे हैं और ज़ाहिर दुनिया में एक हमारी पहचान भी बन रही है। अभी हम आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं इट्स मंडे टुडे करियर काउंसलर एजुकेशनिस्ट सईद आबदी साहब। उनसे ज़रा जानते हैं एक सवाल जो बहुत से बच्चों का है। आबदी साहब शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आबदी साहब, एक बड़ी तादाद है बच्चों की जो प्री मेडिकल के बच्चे हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटियों में दाखिले से महरूम रह जाते हैं, सरकारी में होता नहीं है, बहुत से बच्चे प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। सो डॉक्टर बनने का ख्वाब तो उनका नहीं पूरा हो सका, लेकिन अल्टरनेटिव करियर चॉइसेस क्या हो सकती हैं उनके लिए? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। आजकल हमारे पास यही होता है कि पेरेंट्स बिल्कुल निढाल हो जाते हैं जैसे ही हम MCAT पास न कर पाएँ और बच्चा जो है मेडिकल यूनिवर्सिटी में ना जा पाए किसी वजह से, तो हम समझते हैं कि अब सारे कैरियर के रास्ते जो हैं या अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हो गई हैं। ऐसा नहीं है। एक्चुअली मेडिकल साइंसेज जो बायोलॉजिकल साइंसेज भी है, वो एक बहुत बड़ा लैंडस्केप है और इसके साथ साथ एलाइड और हेल्थ साइंसेज जो कनेक्टेड है, उसके अंदर तो इस कदर अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप सोच नहीं सकते। पूरी दुनिया में इसकी ज़रूरत है और रिसर्च हो रही है। इसके अंदर सबसे पहले तो ह्यूमन जेनेटिक्स है, उसके बाद फिर इम्यूनोलॉजी है, वायरोलॉजी है, पैथोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, मॉलिकुलर साइंसेस है, और फिर जो कंप्यूटर्स की वजह से डिजिटल साइंस, जो डिजिटल फोरेंसिक साइंस जो आ गई है, उसने इसके अंदर बेतहाशा करियर के मौके जो हैं वो निकाल दिए हैं। और पूरी दुनिया में, वेस्ट के अंदर, अमेरिका के अंदर इन शोबों पर रिसर्च हो रही है और आप यकीन करें कि दे आर हाईली पेड। फिर इसके अंदर मैनेजमेंट साइड पर अगर आप चले जाएं, जिसके अंदर हम डिग्री है, उसे हम कहते हैं हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन या हाइजीन की साइंस या MSc इन हाइजीन, तो ये वो सारे एरियाज हैं जहां पर बेतहाशा मौके आपको कैरियर के मौजूद हैं। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका आबदी साहब। बहुत से लोगों को होपफुली हेल्प मिली होगी। अभी हम आगे बढ़ेंगे और आपको बताया था, शायद आपके इल्म में हो, शायद क्या पता ही होगा, एक नई ऑडियो भी मंजर आम पर आई जिसकी साक़िब निसार साहब साबिक चीफ जस्टिस तस्दीक भी कर चुके हैं कि उनके बेटे की आवाज़ है। साबिक चीफ जस्टिस साक़िब निसार ओहदे पर थे तब भी मीडिया की ज़ीनत बने रहते थे माशाअल्लाह, और उन्हें रिटायर हुए कई साल गुजर गए लेकिन चैन उन्हें नहीं आ रहा। किसी न किसी तरह वो भी शह सुर्खियों में अब भी रहते हैं। चंद दिन पहले उनकी मारूफ वकील ख्वाजा तारिक रहीम से बातचीत की, ऑडियोज़ का चर्चा रहा। इनमें शहबाज शरीफ की मुमकिन नाअहली और मरीम नवाज से निपटने की बातें उन्हें बेसिकली समझा रहे थे कि किस तरह चलना है। खैर, अब नहले पर दहला ये आया है कि इनके होनहार वकील बेटे नजम साक़िब ने, जिनकी 2 ऑडियो सामने आई हैं, एक में वो PTI के उम्मीदवार अबूजर चद्दड़ को बता रहे हैं कि उनके वालिद साक़िब निसार ने उन्हें टिकट दिलाने में बड़ी मेहनत की है। मतलब मैं सोच रहा था जब वो कहते हैं, जिस तरह वो कहते हैं ना, यकीन माने बाबा ने बड़ी मेहनत की है। बाबा ने क्या मेहनत की होगी? ज़्यादा से ज़्यादा अगर सिफारिश है तो फ़ोन कर दिया होगा या इमरान खान के जाके पैर दबाए होंगे बाबा ने कि प्लीज़ टिकट दे दें। वैसे मतलब क्या मेहनत, आप ज़रा हमें प्लीज़ लिख के बताइए कि जिस जज्बे से उन्होंने वो मेहनत वाली बात की है ना, क्या मेहनत हो सकती है इस सिलसिले में अगर किसी ने वाकई सिफारिश करनी हो तो। और फिर दूसरे ऑडियो में इसी काम के एवज़ मुबैना तौर पर 1 करोड़ 20 लाख की रकम का मुतालबा भी उन्हें करते सुना जा सकता है।
मतलब इसको 6 तरह से काट दो तो इस बात का एक ही मतलब निकलता है। उसके बावजूद भी इस पे वैसे तो अब तक कहा नहीं गया कि ये फेक है, लेकिन नजम साकिब साहब की तरफ से। लेकिन आई वंडर मतलब किसी कुव्वत समात से तकरीबन महरूम हो बंदा, उसे भी ये सुना दो और ना समझ हो और बिल्कुल ही बाबला सा हो तो भी उसे समझ आ सकती है कि एग्जैक्टली यहाँ क्या बात हो रही है। अगर नहीं आ सकती तो आपको पता ही है कि इनको नहीं आ सकते। खैर, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने जियो के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में उन्होंने तस्दीक की कि आवाज़ तो उनके बेटे की है। तमाम उन्होंने कहा कि वो प्राइवेट आदमी हैं। ज़रा के मुताबिक अबू ज़र चद्दड़ के वालिद मकसूद चद्दड़ ने भी तस्लीम कर लिया है कि साकिब निसार ने PTI टिकट के लिए उनके बेटे की सिफारिश की है। अब पता चला है कि साकिब निसार का बेटा नजम साकिब मुबैया मिडिल मैन मियाँ अजीज़ और टिकट होल्डर अबू ज़र चद्दड़ तीनों का क्लास फेलो रहे हैं ये लोग। और इससे पहले PTI रहनुमा एजाज चौधरी की ऑडियो भी लीक हुई थी जिसमें वो हफीज़ नामी शख्स मियाँ उज़ैर एक्चुअली बेसिकली मियाँ उज़ैर से पैसों का तकाजा हो रहा था जो कि अबू ज़र से लेने जाने थे। ये तीनों जो है ना, अबू ज़र चद्दड़, मियाँ उज़ैर और नजम साकिब, ये क्लास फेलो रहे हैं। बता रहे हैं कि टिकट के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। सो मैं तो ये सोच रहा था कि मतलब कमाल आइडियाज़ चाहिए होते हैं। हम लोग अगर क्रिएटिव हैं, मतलब हम कोई एंटरप्रेन्योर नहीं बनेंगे, हम कारोबार नहीं करेंगे, हम कोई और प्रोडक्टिव काम नहीं करेंगे। ये जो नौजवान हैं साकिब टाइप लोग, मतलब ये इन कामों में अपनी तवानाइयाँ सर्फ करते हैं कि हम चलो किसी का काम करा दें और उसके एवज़ आपको शायद लगता हो कि आप ये कोई काम करा के पैसे ले रहे हैं। रिश्वत है जो आप ले रहे हैं। रिश्वत के बारे में आपको पता है ना, हमारी इस्लामिक टीचिंग्स क्या हैं कि रिश्वत देने और लेने वाला दोनों आग में हैं और वो जहन्नुम की आग का तस्करा हो रहा है। और जो पैसे देकर टिकट ले रहा है वो तो आपको पता ही है इमरान खान साहब का क्या मौक़िफ़ रहा है कि जो पैसे देकर आएगा वो पैसे किस तरह बनाएगा और पैसे किस तरह पूरे करेगा, वो तो किसी से ढकी छुपी बात है नहीं। मतलब मॉरल अथॉरिटी वैसे पहले ही बहुत पहले ख़त्म हो गई थी, जो बची कुची है वो भी ख़त्म हो चुकी है। बाद में PTI के रहनुमा एजाज चौधरी ने अपनी खैर एजाज चौधरी तो उसको क्या हम इमरान खान से मुलाकात का रेट है ये 1 करोड़ रुपये, मतलब इमरान खान से मुलाकात का रेट ही बता रहे हैं ना। अगर 10 मिलियन से ऊपर आप देंगे तो ही मुलाकात हो सकेगी। खैर, बाद में PTI के रहनुमा एजाज चौधरी ने अपनी आवाज़ की तस्दीक की, लेकिन यह दावा भी किया कि ऑडियो को जोड़ तोड़ कर बनाया गया है। वैसे इसमें कुछ जुड़ा तुड़ा नहीं था, मतलब क्लियर कट आप क्या बातें कर रहे हैं सब पता ही लग रहा है। PTI के अपने लोग टिकटों की तकसीम में पैसों में लेन देन और सिफारिश कल्चर के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। कल PP 141 के कारकुनान ने ज़मान पाक के बाहर बाकायदा भूख हड़ताली कैंप लगा दिया। दूसरी तरफ हैरत अंगेज़ बात यह है कि साकिब निसार उनके बेटे नजम साकिब की ऑडियोज़ पर बयानात की हद तक तो हुकूमत और मुस्लिम लीग नून सख्त रद्द अमल दे रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर अब तो कोई एक्शन नज़र नहीं आया है और ना ही ऐसा कोई इरादा दिखाई दे रहा है। इलेक्शन कमीशन भी आई वॉन्डर इसमें कुछ कर सकता है जब क्लियर कट नज़र ही आ गया है कि वो किस तरह से टिकट इस शख्स ने हासिल किया है। इसी पे बात करते हैं। ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लाहौर रईस अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रईस साहब, अभी हम बात कर रहे थे मतलब जो भी ऑडियो का कॉन्टेक्स्ट है इसको तो किसी भी तरह मोड़ कर पेश नहीं किया जा सकता। ये तो तकरीबन ब्लैक एंड वाइट है कि क्या बात हो रही है और इसका क्या नतीजा निकल रहा है। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक बात की। पहली बात यह है कि जब टिकटोक का रिव्यू किया गया तो टिकटोक के रिव्यू में आप देखेंगे मेरिट क्या था। सबसे पहले ये देखें कि जो टिकट पहली दी गई PP 137 से मलक इकबाल को दी गई। जब मलक इकबाल को टिकट दी गई उनको 12 साल हो गए थे PTI में और वो पिछले जो एहतजाज वगैरह हुए थे उसमें वो गिरफ्तार भी हुए। अब जो अबू ज़र चद्दड़ है इनको तो आए 5-6 माह नहीं हुए पार्टी में। रिव्यू में इनका टिकट चेंज करके अबू ज़र को दे दिया गया। सबसे पहले तो आप देखें कि मेरिट की खिलाफ वर्जी यहाँ पर हुई। मेरिट की खिलाफ वर्जी क्यों हुई वो आपने ऑडियो सुन लिया मियाँ साकिब नजम साकिब की। तो मियाँ नजम साकिब, अबू ज़र और ये मियाँ उज़ैर, ये तीनों लंदन में क्लास फेलो हैं। ये यहाँ से मूव चली है और इस मूव से साकिब निसार साहब ने उनकी सिफारिश की, रिव्यू में टिकट चेंज हुआ और उनको दे दिया गया। उसके बाद आपके सामने जो ये ऑडियो आई, इस ऑडियो में जो कहा गया सामान ना 1.20 से कम ना, अंडरस्टूड है ये एक सामान 1.20 का जो है 1.20 से कम ना हो, 1 करोड़ 20 लाख ही होगा। अब टिकट के लिए 1,20,000 तो हो नहीं सकते। तो ये टर्म होती है, कोई कहता है खोखा ले आए, कोई कहता है कि ये 120 डब्बे ले आए, या बाल ये टर्म यूज़ की। और उसने कहा भी है कि फ़ोन पे ऐसी बात मत करो। हाँ, तो इससे टोका भी है एक्चुअली कि तुम किस तरह की बातें कर रहे हो फ़ोन पे। इसमें टोका भी है और उसे समझ आ गई कि टोका इसलिए है कि पैसों की बात फ़ोन पे मत करो।
तो ये नज़र तो सब आ रहा है। और दूसरी बात आपको मैं इसमें करूँ कि एक इसके जब हमने कल खबर ये ब्रेक की तो इसमें ट्वीट हुआ उसका अपना फवाद चौधरी का। उन्होंने कहा कि सबसे पहली बात की कि छान करने के बाद पता लगा कि पैसों की बात झूठ है। तो अब दूसरी बात उन्होंने की कि ये ऐसी जाली वीडियो ऑडियो कहाँ से आ जाती हैं, जाली तो नहीं है। जस्टिस साकिब निसार ने खुद कहा मेरे बेटे की आवाज़ है। तीसरी उन्होंने बात की कि ये मखसूस मीडिया को ही क्यों जारी हो जाती है ऑडियो। मखसूस मीडिया से मुराद है वो जियो को कह रहे थे, लेकिन उनको स्क्रीनशॉट लगाया बताओ उन्होंने। मैं आपको बताता चलूँ कि ये जियो जो है ना वो बड़ी छांच पटक के खबर देता है। वो इनकी तरह नहीं है कि पैसों का इल्ज़ाम लगे और चंद घंटों में छान के बाद ये मामला झूठा करार दे दिया जाए। ये उनकी इत्तला के लिए फवाद चौधरी की ये पहले दूसरे टीवी पे चल रही थी, लेकिन हम पूरी तरह छानबीन करके देते हैं। तो ये फवाद चौधरी के छान की तरह नहीं है कि छान और किया एक ट्विटर हैंडल है इंडी बेल गालिबन, वो ये ऑडियोज उसी से आ रही हैं। अगर फवाद चौधरी साहब उसको फॉलो करने की जहमत कर लें तो मेरा ख्याल है कि तमाम टीवी चैनल से पहले तो उन्हें ट्विटर पे ये ऑडियो मिल जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी एक और आपको बात करता चलूँ, ये जो अपने फवाद चौधरी साहब हैं इनकी छान बहुत तेज़ी से हुई है। मेरे पास कुछ और भी मालूमात हैं, लेकिन वो कहते हैं कि बात निकलेगी तो फिर बहुत दूर तक जाएगी, ज़रा बात कन्फर्म हो जाए। ये 1-20 का मामला निकलेगा, ये और मामला भी निकलेगा अगर इसकी छानबीन की जाए। और एक और हमने उसमें खबर ये दी थी कि जो आमिर कियानी है रहनुमा जो इसके PTI के, उनका बेटा फहद कियानी वो भी इनका दोस्त है। तो फहद कियानी का मुझे फ़ोन आया, उसने कहा देखिए मैं दोस्त तो नहीं हूँ, इनके दोस्तों का दोस्त हूँ, मेरी शादी में ही आए थे। अब देखिए शादी में कौन आता है, बहुत करीबी दोस्ती आते हैं ना। इन्होंने खुद कबूल किया कि मेरी शादी में आए थे, मेरी टोटल 3 मुलाकातें इनसे। तो शादी में तो बहुत ही करीबी लोग आते हैं, करीबी रिश्तेदार होते हैं और करीबी दोस्त होते हैं। तो उन्होंने ये बात मानी कि मेरे दोस्तों के दोस्त हैं, शादी में आए थे लेकिन मेरे दोस्त नहीं हैं। अबूज़र का भी मुझे फ़ोन आया, उन्होंने भी कहा कि मेरे दोस्त नहीं हैं, बस मैं दोस्त नहीं है। भाई दोस्त नहीं है तो आप उनकी शादी में लेने क्या गए थे आप? मेरा कोई अगर दोस्त ना हो और मुझे दावत ना आए तो मैं शादी में किस तरह जा सकता हूँ? तो जो ये कहते हैं साकिब निसार साहब ने सिफारिश की, इसके साथ साथ पार्टी के 1-2 रहनुमा भी ऐसे हैं जिन्होंने इसमें टिकट दिलवाने में भरपूर किरदार अदा किया। ज़रा फवाद चौधरी साहब ये छान और कर लें तो समझ आ जाएगी। बहुत सारे तलाबे एक्चुअली फवाद चौधरी से जाके भी मिलते हैं बहुत से मामलात में। आपको पता ही है उनके अपने के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने ही लोग उनका नाम ले लेकर किस तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, और जिनको टिकट नहीं मिला, खैर उन्हें तो ख़ुद भी नहीं मिला टिकट। ये बताइएगा कि ये अबूज़र चद्दड़ की तरफ से कोई तस्दीक या तरदीद हुई है कि, क्योंकि उनके वालिद साहब ने तो साबिक चीफ जस्टिस ने कह दिया मेरे बेटे की आवाज़ है, अबूज़र ने भी कोई तस्दीक या तरदीद की कि पैसे दिए नहीं दिए, या आवाज़ मेरी है नहीं है, या खामोशी है? जी मैंने पहले बताता चलूँ कि मैंने बात की थी अबूज़र के वालिद सबसे पहले मकसूद चद्दड़ साहब से, उनसे 2 चीज़ें पूछी थी। उन्होंने एक तो ये कहा था हाँ सिफारिश की है उन्होंने, क्या नाम है, साकिब निसार ने, लेकिन पैसे की कोई बात नहीं है। दूसरी हमने उनसे पूछा था कि एक मुकदमा दर्ज हुआ था 2021 में अबूज़र के ख़िलाफ़ थाना गुलबर्ग में, तो उन्होंने कहा नहीं वो उसी वक्त खारिज हो गया था और जो SHO थे उनको सस्पेंड कर दिया गया था। मेरी अबूज़र से भी बात हुई है, अबूज़र ने भी तरदीद किया कि पैसे की तो कोई बात नहीं है। हाँ मेरे दोनों क्लास फेलो हैं, उन्होंने लामाला टिकट दिलवाने में अपना किरदार अदा किया, और उसके बारे में भी मैंने उन्हें बताया जो मुकदमा दर्ज हुआ था, उन्होंने भी बताया कि मुकदमा जो था गलत दर्ज किया गया था, ये अदालत ने जो है उसको खारिज कर दिया। और मुझे भी याद था क्योंकि जब ये मुकदमा दर्ज किया गया तो थाने में गुलबर्ग बहुत हंगामा आई हुई थी, क्योंकि ये भी वकील हैं और वकील इकट्ठे हो गए थे। और जब ये अदालत में मामला गया था इनका, उस वक्त अदालत में भी बहुत तेज़ी थी, और बाद में पहले ये जज ने गालिबन इनकी बेल ली और उसके बाद ये मुकदमा जो है खारिज कर दिया गया था कि अच्छा रईस साहब कमिंग टू अनदर, ये तो खैर बहुत से एक टिकट का मामला क्या है, अगर खुलने पे आएगी बात तो बहुत सारे टिकट के ऐसे मामलात निकल आएंगे। आपने अभी ख़ुद भी तस्करा किया ना। अब ये बताइएगा कि ये जो परवेज़ इलाही साहब के घर पर धावा बोला गया पुलिस की तरफ से, उसमें निगरान वज़ीर आला पंजाब का भी रद्द-ए-अमल आ गया। ठीक है वो उम्रे पे थे और उन्होंने अब कहा है कि वो कार्रवाई करेंगे उनके ख़िलाफ़, कि कैसे हो गया, लेकिन क्या उनके इल्म में नहीं था या उनके प्रायर अप्रूवल के बगैर ये सारा मामला हो गया? क्योंकि सालिक हुसैन की ट्वीट भी हमारे सामने है, वो भी ज़रा ऑफेंडेड थे। और क्या ये मामला किस तरह सेटल होता हुआ आपको नज़र आ रहा है?
पहले थोड़ा सा मैं इसकी आपको फॉर्मेशन बता दूं कि घर किस तरह है वहाँ पर। देखिए वहाँ पर जब कैनाल बैंक से जोरोलाई रोड पर एंटर होना, सबसे पहले जब इनके घर शुरू होते हैं तो पहला घर आता है चौधरी वजात हुसैन का। उसके बाद चौधरी परवेज़ अली का घर है, फिर चौधरी शुजात का घर है, और इनकी एंट्रेंस एक ही है जहाँ से ये बख्तरबंद आप देखते हैं। उस चौधरी शुजात के घर के बाद एक ऑफिस आ जाता है। ऑफिस के साथ जो है वो मौजूदा निगरान वज़ीर आला जो हमारे मोहसिन नकवी है, इनकी सास और साला रहते हैं, जो चौधरी शुजात की बहन है। उसके बाद सवात अलाई का घर आता है जो चौधरी परवेज़ अली के भाई हैं। उसके बाद जवेद अली का घर आता है जो परवेज़ अली के भाई हैं। लेकिन जब ये एंटर हुए हैं यहाँ पर, तो उसमें वो एंटर हुए हैं परवेज़ अली के घर। पहली बात तो ये है कि कोई इतना बड़ा कौन सा मुलजिम था या मुजरिम था जिसके लिए आप बख्तरबंद लेके दरवाज़ा तोड़ें, उनके घरों में घुसे, वो सारे दिन फिरते रहे, हाई कोर्ट भी गए, बाहर भी रहे हैं। उन्हें अगर गिरफ़्तार करना मकसूद था तो कॉर्डन ऑफ कर लेते, लेकिन मुझे लगता है कि गिरफ़्तार करना मकसूद नहीं था, कि शायद कोई और पैगाम देना था। जो आपने दूसरी बात ये की कि जब वो एंटर फोर्स हुई है तो चौधरी शुजात हुसैन की बहन ही ये कहा कि परवेज़ अली जो उस तरफ है चौधरी शुजात हुसैन के घर जाएं। जब उनके घर उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, एक दो शीशे तोड़े, तो फिर साली के साहब सामने आए, तो उसके बाद ये मामला वहाँ रुका। अब मामला जो आप कह रहे हैं कि इस वक्त उनके इल्म में था या नहीं, उस वक्त जब ये मामला हुआ निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी भी उम्रे पे थे, IG पंजाब भी उम्रे पे थे, और चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी उम्रे पर थे। तीनों जो थे वो मुल्क में थे ही नहीं, ये उसी रोज़ गए हैं अपना CM साहब जो हैं। तो अब बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है जो अगर उन्हें पता नहीं है, उनका ऑर्डर नहीं था, तो ये फिर किसका ऑर्डर था, या जाने से पहले वो ऑर्डर दे गए? क्योंकि आप देखें कि इस किस्म की जो ऑपरेशन है वो कभी भी हुकूमत की मर्जी के बगैर नहीं हो सकती। अब उन्होंने अफसोस का इज़हार किया इस बारे में, सो अब कर ही दिया है। देखिए तो क्या कोई कार्रवाई होगी? निगरान वज़ीर आला किस चीज़ का, निगरान वज़ीर आला जो किस चीज़ के अफसोस का इज़हार कर रहे हैं? देखिए निगरान वज़ीर आला हैं, वो कई अगर इंग्लैंड बैठे हैं, वो उम्रे पर हैं, उनसे गाए बगाए यहाँ से गाइडेंस ली जाती है। तो या तो उनके बिल्कुल इल्म में नहीं था, उनके जाने के फ़ौरन बाद ये मैनेज हुआ और ये हुक्म कहीं और से आया और ये कर दिया गया। अब मुझे नहीं लगता कि कार्रवाई होगी। कार्रवाई किस तरह हो सकती है? ये पहले भी आप देखेंगे परवेज़ अली के जो पंजाब हाउस से एक मुलाजिम पकड़ा था, 3 शराब की बोतलें एक ब्रीफ केस में निकल आई, एक मुलजिम का बाकायदा थाने से शॉट सामने आ गया, उसमें भी आला हुकाम को पता ही नहीं था ये हुआ क्या है। तो मुझे नहीं लगता कि ये CM साहब के इल्म में होगा जो मामला हुआ। और अब अगर वो इंक्वायरी करेंगे तो इंक्वायरी में बात है कि वो तो अंडरस्टूड है कि इस इंक्वायरी में फिर पुलिस ज़िम्मेदार करार पाएगी, क्योंकि ऑर्डर किसी और का होता है, ज़िम्मेदारी पुलिस पे आ जाती है, पुलिस के अफसरान फंस जाते हैं। उस रात वहाँ 2 SP थी, एक खातून SP इलाके की थी, एक और SP था, और सीनियर अफसरान वहाँ मौजूद थे। वो किसी न किसी के हुक्म पे तो गए थे, वो ख़ुद तो ऐसा एक्शन नहीं ले सकते। तो लिहाजा अब देखते हैं इंक्वायरी होती है। मुझे तो नहीं लगता अगर इंक्वायरी होगी, अगर वो ये इंक्वायरी होगी उसमें क्या होगा, एक सब इंस्पेक्टर, 2 ASI, एक इंस्पेक्टर, एक DSP, चलो जी इंक्वायरी ख़त्म हो गई। लेकिन इंक्वायरी कहती है कि कहा किसने था, ये हुक्म किसका था, कार्रवाई तो उसके खिलाफ होनी चाहिए। ये तो फोर्स है, वो तो पाबंद है हुक्म की। अगर उन्होंने हुक्म किया कि ये मुकदमा दर्ज है और मुलजिम पकड़ना है, कोई भी हो, परवेज़ अली वगैरह, तो उसको करना चाहिए था, लेकिन इसको सोचना चाहिए था। लेट्स सी कि क्या कार्रवाई होती है और होती भी है कि नहीं होती है। बहुत शुक्रिया आपका रईस अंसारी साहब, थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस अबाउट अ लॉट ऑफ इश्यूज एक्चुअली दिस मॉर्निंग। अभी हम आगे बढ़ेंगे, क्रिकेट की बात करेंगे, और क्रिकेट की बात हम करेंगे ज़रूर। बहुत सारी बातें हो गई हैं, लेकिन आज तो दिन ऑब्जर्व किया जा रहा है, उसके बारे में तफसील से शुरू में तो हमने मुख्तसर बात की थी, लेकिन अब तफसील से बात करेंगे। हर साल की तरह पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 1 मई को आज यानी कि आलमी यौम मज़दूर के तौर पर मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद हम सभी जानते हैं, मज़दूर को उसके तमाम तर इंसानी और जमहूरी हकूक़ देने के बारे में आगाही पैदा करना, उसको हकूक़ दिलवाना, उसको हकूक़ मिलना, ये तमाम इस दिन के मकासद होते हैं, और हर तरह के मज़दूर को इस्तेहसाल से बचाना है। इस बात से क़तई नज़र ये कि मज़दूर कोई औरत हो या मर्द हो, अगरचे माजी में मुकाबले में मज़दूरों के हकूक़ से मुताल्लिक़ दुनिया काफ़ी तब्दील हो चुकी है। हर जगह मज़दूरों के लिए आवाज़ उठाई जाती है, लेकिन इसके बावजूद मज़दूरों के लिए अपना ख़ानदान पालना आज भी पर्टिकुलरली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में किसी इम्तिहान से कम नहीं है। बाहर की दुनिया में आप देखेंगे डेली वेजेस
वेजेस का, ये डेली वेजेस कह रहा हूँ, आली वेजेस का निज़ाम इतना मजबूत है और जो मिनिमम तनख्वाह है वो इतनी बेहतर है सबके लिए कि एक कारपेंटर भी होता है तो वो अपना घर आराम से चला सकता है, बढ़ाई जिसे कहते हैं, एक बिजली वाला, एक प्लम्बर, एक मज़दूर, मतलब हमारे लोग जाकर यहाँ वहाँ पर जाकर और जॉब्स करके अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं ना, ये वही और जॉब्स हैं जो यहाँ पर मिडिल क्लास लोग करने से कतराते हैं और मज़दूर की हालत आपके सामने होती है। लेकिन वहाँ जाकर बेसिकली स्किल लेबर जो होती है, बाहर जाकर यही तबका अपने बच्चे भी आराम से पाल रहा होता है, अच्छी एजुकेशन भी दिला रहा होता है और घर में भी कोई फाके नहीं होते, एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल अपना रहे होते हैं, गाड़ी भी खड़ी होती है बाहर। सो ये बेसिक रिफॉर्म्स हैं जो हमारे यहाँ नहीं हैं, इसी बारे में बात करेंगे। और बहुत से इशूज़ हैं मज़दूरों से जुड़े। जनरल सेक्रेटरी नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन पाकिस्तान कराची से मज़दूर रहनुमा नासिर मंसूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब। नासिर साहब, हर साल ही आपसे मुलाकात होती है और हर साल हम इस उम्मीद के साथ मिलते हैं कि शायद कुछ बेहतरी आई हो, हालात कुछ बेहतर हुए हैं, लेकिन अभी तो गरीब आदमी क्या अमीर भी रो रहा है, चीखें मार रहा है, महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पे है। सो मज़दूर तबके की हालत तो और मुश्किल होगी। आपने खुद ही कह दिया ये सब कुछ। तो सिंपल ये है कि देखिए 25,000 मिनिमम वेज है अनस्किल्ड वर्कर की और 95% फैक्ट्रीज़ में नहीं दी जा रही। और अभी नया रिसेंट सर्वे का है कि 43% पाकिस्तान की आबादी ऐसी है जिसको ये मिनिमम जो होना चाहिए $3 या $2.5 वो नहीं मिल रहे हैं, गुर्बत की लाइन से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये सूरत हाल तो है ये, और बहुत ख़राब है सूरत हाल। और जो आप अगर उसको डॉलर से कंपेयर करें तो आज से 5 साल या 3 साल पहले डॉलर की जो कीमत थी और आज जो डॉलर की कीमत है, इससे अगर उसको डिवाइड करें 25,000 को, तो इसका मतलब ये है कि 40% जो वेजेस हैं वर्कर्स के या हर एक के, वो वेजेस कम हुए हैं। लेकिन चीज़ों की कीमतें जो हैं, आप अद्वियात की कीमतें देख लें, तालीम है और अशया खुर्दनी है, इनकी कीमतों के अंदर 45 से लेकर 300% तक इजाफा हुआ है। तो इज़ द वर्स्ट कंडीशन पाकिस्तान के ये 73-74 साल के बाद जिस जगह पे मुल्क आके खड़ा हुआ है। ये गवर्नमेंट्स और आती हैं, गवर्नमेंट फौजी हुकूमतें हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैं, लेकिन इनका चलन, इनका वर्कर्स के साथ, आम लोगों के साथ इनका रवैया तकरीबन यकसा है। आप देख रही है इस मुल्क में हो क्या रहा है, पार्लियामेंट क्या बात कर रही है, अदालतों में क्या बात हो रही है, इदारे क्या बात कर रहे हैं और लोग किस तरीके से, किस सफरिंग और किस जबर में से गुजर रहे हैं, किसी को उसके बारे में। हम उस स्टेज से निकल आए हैं कि चले मजदूर को कम से कम तनख्वाह तो मिल नहीं रही, लेकिन उसमें भी औरतों को और कम तनख्वाह मिल रही है। बिल्कुल, वेज गैप जो है ये दुनिया के 156 मुल्कों में 153वें नंबर पे है, 153 नंबर पे वेज गैप में। और इस खिते के अंदर सबसे कम जो है ख़तरनाक हद तक वो औरतों के साथ जो वेज का गैप है वो पाकिस्तान में ये तकरीबन जो है 20% से लेकर 40% तक है। कि अगर एक मर्द को 100 रुपया मिलता है उसी काम का तो औरत को 60 रुपये या 80 रुपये मिलते हैं। मतलब आप भी 75 साल बाद भी हम ये चीज़ें ठीक क्यों नहीं कर पाए? मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क का जो ओवरऑल जो एलीट क्लास है उसका माइंडसेट, और उनको इस बात से उनको कभी रेजिस्टेंस नहीं हुआ और वो ग्रांटेड ले रहे हैं कि रियासत के वसाइल और ये सब कुछ उसको ग्रांटेड है। और जो लोग बात करते हैं इस मुल्क के अंदर वो उनके लिए वो समझते हैं इरिटेंट्स हैं। हम फैक्ट्रियों कारखानों में एक परसेप्शन बना दिया, जो यूनियनाइजेशन की बात करते हैं वो इंडस्ट्रियल पीस के खिलाफ हैं। अभी 80 मिलियन वर्क फोर्स है पाकिस्तान की, उसमें लेस देन 1% वर्कर्स जो है यूनियनाइज हैं। आप किसी इदारे में देखते हो रेयरली यूनियंस हैं। तो भाई जब यूनियंस ही नहीं है पिछले 40-50 साल से, तो क्या इरिटेंट्स हैं? तो आपने यूनियंस के बगैर कौन सी तरक्की कर ली है? फैक्ट्रियां कारखाने आप देखिए मिनिमम वेज नहीं देते, सोशल सिक्योरिटी नहीं देते, EOBI नहीं देते, थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है, वहाँ पे ज़बरदस्ती ओवर टाइम लिया जाता है। आज भी छुट्टी का दिन है, लोगों से फैक्ट्रियों कारखानों के अंदर काम लिया जा रहा है और उनको इजाफी नेशनल हॉलिडे है ना, मतलब नहीं देते, मतलब उस दिन की इजाफी उजरत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। देखिए उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम आ गया जिसको ठेकेदारी कहते हैं, ये आ गया, पीस रेट कर दिया है, नो वर्क नो वेज, मतलब नो वेज के जो इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड है ये और ग्रेच्युटी और प्रोविडेंट फंड और ये सारे तो बिल्कुल ही भूल जाए। ख्वाब है, अब ख्वाब है। देखिए इसीलिए जितनी मुश्किल सूरत हाल होगी उतना रिवोल्ट बड़ा होगा। अगर आप जो एक सेफ्टी वाल्व्स बनाए हुए हैं वर्कर्स के लिए, भाई 8 घंटे काम ले, ओवर टाइम है तो 2 घंटे से ज़्यादा नहीं ले, डबल ओवर टाइम दें, छुट्टी के दिन बुलाएं तो तीन गुना उनको दें और उसके बाद एक छुट्टी के उनको छुट्टी दें,
इस तरह के ग्रेजुएट है, प्रोविडेंट फंड्स हैं, EOBI से रजिस्ट्रेशन है, ये सारे सेफ्टी वॉल्स हैं कि लोग प्रोटेक्ट होंगे तो लोग सुकून के साथ काम करेंगे। आपने लोगों को स्लेवरी में, इज़ अ वेज स्लेवरी, ये जो वेज स्लेवरी जो आप देखिए यकम मई में जो आज से 23-24 साल 124 साल पहले जो इश्यूज थे पाकिस्तान में, अभी भी वही इश्यूज हैं कि आपको औकात कार नहीं है, लोगों की वेजेस नहीं है, लोगों सुबह जाते हैं उनको जाने का टाइम है, वापसी का कोई टाइम नहीं है, लोगों के पास अपॉइंटमेंट लेटर्स नहीं है, जब चाहे 15-15 20-20 साल काम कर रहे होते हैं, सुबह को वो जाते हैं तो गेट पे खड़ा हुआ चौकीदार कहता है कि गेट आपका स्टॉप आप नहीं है, और उनके पास कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है, वो कहीं जाके ग्रीवियंस के लिए, कहीं रेमेडी के लिए जा नहीं सकते, लेबर डिपार्टमेंट कहीं पे भी नहीं जा सकते। तो बुनियादी तौर पे मैं तो बड़ा सेफ प्ले किया जाता है जो असर और रसूख करने वाला तबका है, उसकी बड़े ताकतवर यकीन नहीं है कि हम जिन हालात में काम कर रहे हैं, आपके बहुत सारे दोस्तों को मालूम है, मैं जब बात कर रहा हूँ तो उनको मालूम है कि कितना ख़तरनाक है कि मिनिमम वेज की बात करने पे, सोशल सिक्योरिटी की बात करने पे तो कानून नहीं, बहुत सारे कुव्वतें जो है उसके अंदर असरअंदाज होती हैं। इस मुल्क के अंदर बहुत बड़ा मसला हो गया, रियासत के ऊपर बहुत बुनियादी तौर पे सवालिया निशान है ये कि जिस मुल्क के मेहनत करने वाले लोग जो फॉरेन एक्सचेंज कमाने में आपकी मदद करते हैं, आप उनकी ज़िंदगियों को बदलने के लिए आपके पास किसी पार्टी के पास कोई ये जो नासिर साहब कॉन्सेप्ट है कि ठीक है जी हम तो आपको मिनिमम वेज नहीं दे सकते, आप चले जाएं छोड़ के कहीं और नौकरी कर लें, एक वो जो कांस्टेंट थ्रेटन किया जाता है एम्प्लॉई को या फिर मजदूर को पर्टिकुलरली कि भाई आज तो ये 2 रुपये मिल रहे हैं, इससे भी जाओगे कल को मैंने निकाल दिया। तो ये पूरी फ़िलॉसफी है इनकी। फ़िलॉसफी ये है कि उन्होंने बेरोज़गारों की एक फ़ौज रखनी है। वो कहेंगे वो देखो जो बाहर खड़े हुए हैं वो आपसे बुरी सूरत हाल में, लेकिन इससे सोसाइटी आगे नहीं जा सकती, इकोनॉमी नहीं आगे बढ़ सकती। दुनिया में वहीं पे इकोनॉमीज़ ने तरक्की की है जहाँ पे लोगों को आपने सेव किया है, सेफ गार्ड्स दिए, इवन बेरोज़गारी अलाउंस दिया जाता है। आप पाकिस्तान में देखिए 17.4 बिलियन डॉलर्स ईच ईयर जो एलीट क्लास को सब्सिडी दी जाती है, और वर्कर्स जो हैं, आम लोग जो हैं, आटा जो है 2018 में 33 रुपए का था, आज आटा जो है 140 रुपए का है। 3 किलो की कंजम्पशन है डेली की, जो पहले 90 रुपए में 95 रुपए में आटा आता था, आज 350-400 रुपए में है। लोग नहीं सरवाइव कर सकते। आप जो है भूखे नंगे लोगों से आप पैदावार नहीं ले सकते। आप मुतमईन वर्कर ही जो है आपको बेहतर पैदावार देगा। तो ये रियासत के इदारों को ये सोचने की ज़रूरत है कि इस मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो रही है कि जिसको फिर लोग भूख से निकलेंगे तो फिर उनको कोई रोक नहीं सकेगा। ये बहुत मुश्किल सूरत हाल है पाकिस्तान की। आई होप कि अगले साल, अब वैसे तो हम आपको बीच में भी जहमत देंगे इंशाल्लाह, लेकिन नासिर साहब अगले साल जब हम इसी मौजू पर दोबारा इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू कर रहे होंगे तो कुछ बेहतरी आई हो, कुछ बेहतर कुछ चीज़ें डेवलप हो रही हैं पाकिस्तान में ही नहीं, इंटरनेशनली भी डेवलप हो रही हैं, और होपफुली उनका असर सूनर और लेटर यहाँ पे भी आ रहा है। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान एकॉर्ड आया है, ये अली इंटरप्राइज की फैक्ट्री फायर के बाद ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है कि फैक्ट्रियाँ 750 फैक्ट्रियों में हेल्थ और सेफ्टी को बेहतर बनाने के लिए बड़े ब्रांड्स ने इसके ऊपर एग्री किया कि वर्कर्स के साथ हमारे साथ मिल के इसको ठीक करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। जर्मनी में ड्यू डिलिजेंस का लॉ आया है बल्दिया फैक्ट्री फायर के बाद, क्योंकि वहाँ से जर्मनी कंपनी माल बनवाती थी। अभी यूरोपियन यूनियन में बात हो रही है कि दुनिया में जहाँ जहाँ ब्रांड्स अपना माल बनवाएंगे वहाँ सेफ्टी और हेल्थ और वर्कर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो ये इम्प्रूवमेंट है, लेकिन है बहुत बड़ा बहुत अंधेरा, लेकिन एट द एंड ऑफ टनल देयर इज अ लाइट। चलें इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका नासिर साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अभी हम आगे बढ़ेंगे, एमपी की बात करेंगे, मंकी पॉक्स की। इसके बारे में ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है वैसे आपको, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जो दोनों केसेस रिपोर्ट हुए थे इस्लामाबाद पिंडी में वो ठीक हो गए हैं, और अभी तक ये उन्हीं लोग 2 अफराद तक महदूद है। ये दोनों मरीज़ भी सऊदी अरब का सफ़र करके आए थे। कराची में मंकी पॉक्स का कोई केस सामने नहीं आया है, और 5 दिन पहले कराची एयरपोर्ट जिस पर मुसाफिर के मंकी पॉक्स के में मुब्तला होने की इत्तलात आई थी वो भी दुरुस्त साबित नहीं हुई हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक ये वायरल इन्फेक्शन असरात के एतबार से हल्का होता है, ज़्यादातर मरीज़ चंद हफ्तों में ठीक हो जाते हैं, सो नथिंग टू वरी अबाउट, लेकिन फिर भी एहतियात तो करनी चाहिए ना। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साबिक़ मुअव्विन ख़ुसूसी बराए सेहत हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एम पॉक्स के 2 केसेस पाकिस्तान में रिपोर्ट हुए, अल्लाह का शुक्र है कि सूरत हाल कंट्रोल में है, फिर भी शहरियों के लिए एहतियात भी होनी चाहिए। थोड़ी सी परेशानी हुई है जो ज़्यादा एंक्शस लोग हैं, इसका फैलाव कैसे रोका जा सकता है और दुनिया में क्या एग्जाम्पल्स हैं इसकी, प्लीज़ हमें ज़रा गाइड करें।
हुकूमत ने फौरी इकदाम किए हैं और एयरपोर्ट्स के ऊपर सर्वेलेंस जो है अपनी उसको बहुत स्ट्रांग किया है। ये बिल्कुल राइट अप्रोच है। इन केसेस को रोकने के लिए या मज़ीद ना आए, दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो ये है कि हम बाहर से इस तरह के केस अंदर ना आने दें पाकिस्तान के अंदर, तो जिसके लिए एयरपोर्ट्स के ऊपर बहुत एहतियात के साथ काम करने की ज़रूरत है, ताकि ऐसे कोई भी मरीज़ के जिनके अंदर ये इलामात मौजूद हों, जो मुसाफिर आ रहे हैं दूसरे मुल्कों से पाकिस्तान के अंदर, तो उनको वहीं पे स्क्रीन कर लिया जाए और अलग कर लिया जाए। और दूसरा ये है कि जिनकी तशख़ीस हो गई है पाकिस्तान के अंदर हैं वो, तो उनकी आइसोलेशन सही तरीके से हो, उनका इलाज सही तरीके से हो और उनका बिल्कुल किसी गैर मुतल्लका शख्स को उनके करीब ना जाने दिया जाए। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इनकी मुकम्मल तौर पे आइसोलेशन हो। तो ये दोनों इक़दाम अगर किए जाएँ बैक वक्त, तो ऑब्वियसली इसकी स्प्रेड को रोका जा सकता है। तीसरी भी एक चीज़ अगर आप इसमें शामिल कर लें, और वो है वैक्सीनेशन। इसकी वैक्सीनेशन पाकिस्तान में इस वक्त अवेलेबल नहीं है। मैंने सुना है कि हुकूमत ने आलमी अदारा सेहत को कहा है कि वो मंकी पॉक्स की वैक्सीन भी पाकिस्तान में फराहम करें। ये वैक्सीन उस तरह की नहीं है जिस तरह की हम कोविड के दिनों में हमने देखा था और हर शख्स को लगाना, उस वैक्सीन लगाना ज़रूरी था। ये सिर्फ उन लोगों को लगेगी कि जो तशख़ीस शुदा मर्ज़ है, मरीज़ है, उसकी फैमिली मेम्बर्स और उसके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, सिर्फ उनको ये लगाई जाएगी। लिहाजा ये बहुत महदूद सतह के ऊपर ये वैक्सीनेशन होगी। अच्छा, आवाम को तो सर्टनली इस हवाले से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए ही। अगर कुछ आप गाइड कर सकें क्या करनी चाहिए, या अभी कोई ज़रूरत नहीं है कोई ख़ास एहतियाती तदाबीर के मामले में पढ़ने की, और किसी किस्म का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाना भी अभी कबल अज़ वक्त होगा, आप समझते हैं? देखें, पाकिस्तान में अब जो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर जो बना था कोविड के लिए, वो बरकरार है और वो NIH में अब काम कर रहा है। तो वो सिर्फ कोविड के लिए मुख्तस नहीं है, बल्कि कोई भी अगर इस तरह की एपिडेमिक होता है किसी नई बीमारी का, तो वो उसके लिए काम करेगा। तो लिहाजा में कोई नया NCOC तो बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो हमारा एग्जिस्टिंग NCOC है उसी के अंदर ये काम होना चाहिए और हो रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि लोग इससे कैसे बचें। तो लोगों के लिए ये मैसेज है जी कि अगर आप कोई ऐसा शख्स देखें अपने इर्द गिर्द कि जिसको फ्लू की तरह के सिम्टम्स हैं और उसके साथ साथ उनके जिस्म के ऊपर कुछ फिंसियाँ हैं और फोड़े बन रहे हैं, ख़ास तौर पे हाथों की हथेलियों में और पाँवों के तलवों में, तो उसको फौरी तौर पे आइसोलेट करें। उससे अपना ताल्लुक जो है, जिस्मानी ताल्लुक ख़ास तौर पे, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कोविड की तरह हमारे यानी सांस लेने से ये नहीं फैलता, बल्कि ये बराह रास्त जब तक उस मरीज़ को टच ना किया जाए या उसके जिस्म से निकलने वाली कोई भी रतूबत जो है उससे आपका डायरेक्ट ताल्लुक ना बने या उसको आप टच ना कर रहे हों, तो उस वक्त तक ये दूसरे शख्स को नहीं लग सकता। तो इसलिए इस बीमारी को और फिर उसके हवाले से वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना ही इसका वाहिद हल है। अच्छा, पिछले साल लंदन में डॉक्टर साहब हमने भी यहाँ जिक्र किया था, एमपॉक्स के कई केसेस सामने आए थे, तो हम दीगर ममालिक से क्या सीख सकते हैं? वहाँ पे किस तरह काबू पाया गया था इस पे? बिल्कुल इन्हीं तरीकों से काबू पाया गया कि जो मैंने अभी बताए हैं, कि उनको कम्प्लीटली आइसोलेट किया जाता है और उनके जो करीबी जो लोग होते हैं, ख़ानदान के, फैमिली के हेल्थ वर्कर्स, उनकी वैक्सीनेशन की जाती है। और जब फिर ये इनकी मर्ज़ ख़त्म हो जाती है तो फिर इनकी आइसोलेशन ख़त्म की जाती है। साथ ही साथ दूसरे मुल्कों से जो वहाँ पे मुसाफिर आ रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग भी होती है और ये वो तमाम चीज़ें हैं कि जो अगर बरूए कार लाई जाएँ तो पाकिस्तान में भी भरपूर तरीके से इसके ऊपर काबू पाया जा सकता है।
शुक्रिया आपका डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा, थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस और बहुत सी मुफीद बातें बताने के लिए। क्या आपको बताएं, लोगों की हरकतें बताना भी ज़रूरी है, लेकिन भारत के सरकारी और दीगर मीडिया ग्रुप्स का पाकिस्तान के हवाले से आपको पता ही है क्या रवैया होता है, मन घड़त प्रोपेगेंडा। ख़ुद भारतीय सहाफ़ी हैं एक मोहम्मद ज़ुबैर, अब इन्होंने ताज़ा एक कोशिश को बेनकाब किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय न्यूज़, सुनिए ज़रा, एजेंसी ANI ने खबर पर लोहे की जाली को ताला लगी तस्वीर पाकिस्तान से मंसूब करके पोस्ट कर दिया कि यह खबर है, इस पर जाली लगा के ताला लगा दिया गया है क्योंकि अल्लाह माफ़ करे पाकिस्तान में इतना बुरा हाल है कि मुर्दों को भी नहीं छोड़ा जाता है। उसके बाद भारतीय नामी ग्रामी वेबसाइट ने भी ये मन घड़त खबर पोस्ट कर दी और ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लेकिन भारतीय सहाफ़ी और ऑल्ट न्यूज़ के शरीक बानी मोहम्मद ज़ुबैर ने पाकिस्तान के खिलाफ मन घड़त प्रोपेगेंडे की हकीकत बयान कर दी। इनफैक्ट उन्होंने तो खबर की, जो हर सहाफ़ी का काम होता है, हकीकत बयान की। ऑल्ट न्यूज़ के मुताबिक यह खबर भारतीय शहर हैदराबाद के इलाके दराप जंग कॉलोनी के मकामी कब्रिस्तान में मौजूद है और ऑल्ट न्यूज़ ने मकामी समाजी कारकुन अब्दुल जलील को कब्रिस्तान भेज कर एक्चुअली खबर की तस्दीक भी की। वीडियो में मकामी मस्जिद के ज़िम्मेदार ने बताया कि खबर 150-200 साल पुरानी है। पुरानी खबरों में मुर्दे दफनाने के बायस लवाहिकीन ने खबर पर जाली डाल दी है ताकि कोई और दूसरा शख्स खबर इस्तेमाल ना कर सके और अपना मुर्दा दफन ना कर सके। सो इस तरह से प्रोपेगेंडा किया जाता है और इस तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके मन घड़त चीज़ें मंसूब की जाती हैं दूसरों के साथ। अभी हम आगे बढ़ेंगे और आपको पता ही है वो सारा मामला, मधुबाला के भी टेस्ट लिए गए हैं, उसकी भी हालत कुछ सही नहीं बताई जा रही है, ऑटोप्सी वगैरह भी की जा रही है। इसी पे ज़रा बात करेंगे हम, जानवरों की देखभाल किस तरह होनी चाहिए। कराची चिड़ियाघर में हथनी नूरजहां ख़ुद बेचारी बच न सकी, लेकिन इतना ज़रूर हुआ है कि चिड़ियाघर हुकाम जानवरों की सेहत के बारे में कुछ हसास और मुतहर्रिक हुए हैं। चंद दिन पहले फोरपॉस के डॉक्टर आमिर खलील, एडमिनिस्ट्रेटर कराची, डॉक्टर सैफुर रहमान और डायरेक्टर चिड़ियाघर कमर अयूब के साथ चिड़ियाघर पहुँचे। टीम ने चिड़ियाघर में मुख्तलिफ जानवरों की सेहत, रिहाइश और खुराक वगैरह का जायज़ा लिया। मधुबाला हथनी के बाद 4 शेरनियों की सेहत जांचने के लिए खून के नमूने हासिल किए गए। डॉक्टर आमिर खलील ने जानवरों को बेहतर देखभाल से मुताल्लिक तजावीज़ भी दी हैं। वी कैन जस्ट होप कि उन पे अमल भी हो। डॉक्टर आमिर खलील, डायरेक्टर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फोरपॉस इंटरनेशनल, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच डॉक्टर आमिर फॉर ज्वाइनिंग अस। Sadly, Noorjahan is no more. We couldn't save her, and there was an autopsy done as well on her body. What has been the findings so far? And we are interested in findings so that we can learn and save other animals in the zoo and other places as well. Noorjahan died due to several reasons. Started several months ago due to a severe trauma she received, which led to hematoma in her abdomen. Huge hematome, which also add to some organ problem in her body. We find also in between that Noorjahan have a parasitic infection in her blood, trypanosoma, anaplasma, and babesia. Noorjahan fall in the swimming pool was the last thing happened where she was not able to stand again. And to have a proper diagnosis what really happened in the last days of Noorjahan life, we made autopsy, took samples from her lung, liver, kidney, synovial joint, and I hope in the coming 12 days we will be able to have a better picture about the main reason of the death of Noorjahan. Now Noorjahan passed away. I think she rests in peace now. She suffered enough. It was over 9 days she cannot stand. We tried to position her every day through a crane. This was so heavy for an elephant. Sure, Noorjahan was a young elephant. It's very sad to lose young elephant with such situation. Sure, the zoo also was not prepared for such a situation. The zoo don't have the equipment and the medicine which is needed for such elephant. So we recommended during the operation last year from Noorjahan and the Madobla that the 2 elephants have to move to a species appropriate place. And this is what we recommended, and I think this was required because this place is not suitable for such elephant. So what the authority should do, sure, now I think we are working and cooperating very well. She understood such place at the zoo is not specific to keep an elephant. The reason, the next steps now, not to have such situation, is to move Madobla from the zoo in Karachi to a sanctuary which should be established on the land of the safari park.
Dr. Amir, you're telling us that you guys recommended this way earlier, that these elements should be shifted, but they were not shifted. But now, after losing Noor Jahan, Madhubala, we are hearing that will be shifted, and she will be shifted soon to Safari Park in Karachi. Have you visited Safari Park, Karachi? There are already 2 elephants living there. Are you satisfied with the conditions or the facilities they are being provided with? And do you think that Madhubala, after being shifted to Safari Park, will eventually live a better life than she was already living here at Karachi Zoo? So the landscape at Safari Park, it's nice. It's a huge space. I want just to separate the idea of Safari Park and sanctuary. At first, Madhubala to be transported to this land there at the Safari Park, there is a place should be established for her. I hope this could take about 45 days or less, or a little more. We estimate a time required for preparation of Madhubala after all required treatment to avoid any infectious disease. We think about 2 months this will be enough time to prepare Madhubala to go to this land at the Safari Park. The land estimated to be built for the 3 elephants. It's about 18 acres. This should be established as a sanctuary and should not run under the same requirement how the Safari Park is running. This should be more with more education value. Elephants have enough space, water, places where they can swim, where they can roam with a lot of enrichment. So I think this is a very good step for Pakistan to have the first ever African elephant sanctuary where elephant can live in a better place. Thank you, Dr. Amir Khalil, for being with us. Basically, Dr. Amir Khalil ये कह रहे थे कि अब मधुबाला को मूव किया जाएगा. सफारी पार्क में बेहतर माहौल मौजूद है, लेकिन एट द सेम टाइम ये सफारी पार्क की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर नहीं आना चाहिए मामला. ये इसको एक सेंचुरी डिक्लेयर करके अफ्रीकन एलिफेंट्स के लिए एक नई टीम बनानी चाहिए जो कि बेहतर तरीके से इन मामला को जानते हों, समझते हों, एजुकेटेड हों कि किस तरह से इन जानवरों का ख्याल रखना है. अगर ये हो जाए तो बेहतर क्या ही बात है. 45 दिन उन्होंने कहा कि अभी भी लगेंगे मधुबाला को यहाँ से शिफ्ट करने में, लेकिन सैडली कि ये तजावीज़ नूर जहाँ तो चली गई दुनिया से, लेकिन 4 पॉज बहुत पहले दे चुकी थी. एक सर्जरी भी रिकमेंड की गई थी और ये भी कहा गया था कि इन दोनों को यहाँ से निकाल दें, लेकिन ना नूर जहाँ को वहाँ से निकाला गया, ना मधुबाला को. हमेशा हम इन मामलात में देरी करते हैं या फिर इंटरेस्टिंग लेते या इतने बेहस हो चुके हैं या अपने मामलात में इतने उलझे हुए हैं कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता. लेकिन किसी भी शख्स में कितना दर्द दिल है उसके जानवरों के साथ रवैये से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है. दैट इज़ इट फॉर टुडे. वी गोना सी यू टुमारो.